So, yeah. Hello, learners. Welcome back and welcome back to this very brand new lesson जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं द कार्ल मार्क्स की ना। अच्छा, पार्ट फर्स्ट हैज बीन ऑलरेडी बीन अपलोडेड, तो प्लीज जो है जाकर के उसको सबसे पहले देखना, क्योंकि कार्ल मार्क्स के बारे में जितना भी इंट्रोडक्शन हो सकता था हमने वहां पर सब आपको दिया। इन्फ्लुएंस कौन कौन से कार्ल मार्क्स के, उनके पूरी उनकी बायोग्राफी मैंने बताई थी। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आई हैव स्पेंड मोर देन 100+ आवर्स जस्ट टू मेक दीज स्पेशल लेक्चर्स फॉर यू गाइस। ठीक है, तो अब 1 या 2 घंटे में अगर आप उनको 100 से ज्यादा घंटों का ज्ञान मिल रहा है, तो प्लीज इसका फायदा उठाना। एंड डू सब्सक्राइब, डू शेयर एंड डू लाइक दिस लेसन। अच्छा, बात करें तो पर्सपेक्टिव की भी बात करी थी हमने कि मार्क्स एज अ थिंकर, राइट। इसके अलावा सर एंड मैम यंग मार्क्स, कार्ल मार्क्स, ये सब हमने यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। तो पार्ट फर्स्ट देखिए, फिर यहाँ पर आइएगा। अब हम बात करेंगे द कोर आइडियोलॉजी ऑफ मार्क्सिज्म एंड कार्ल मार्क्स के जो पॉलिटिकल थॉट, जो कि एग्जाम में रियल पूछे जाएंगे। कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आपको यहां पर भी देखने को मिलेंगे रिलेटेड टू हिज लाइफ। एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वंडरफुल, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी यूनिक पॉइंट्स। कहीं नहीं सुने होंगे आपने, ये थोड़ी ना वेस्ट कर दिया आपने, है ना। इन्वेस्ट किए हैं हमने ये 100+ आवर्स, राइट सर एंड मैम। जैसे कि यहाँ पे आपको एक फैक्ट देता हूँ, बहुत जबरदस्त फैक्ट है सर एंड मैम, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा मैं भी। बेसिकली कार्ल मार्क्स ना पीड़ित थे स्किन डिसीज से। अब उस स्किन डिसीज को क्या बोलते हैं, बेसिकली व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर दैट। अब सर एंड मैम, दिस इज द वेरी टंग ट्विस्टर, हम इसको बोलते हैं हाइड्राडेनेटिस सुप्राटिवा। ऑलराइट, सो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही जो है एक क्रिटिकल स्किन डिसीज है। कार्ल मार्क जो थे वो इनके जो मिडिल 20s थे उससे ही ये पीड़ित होना स्टार्ट हो गए थे इससे। एंड मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि इनके पॉलिटिकल थॉट्स में दिखती है चीजें, इनके पॉलिटिकल थॉट्स में दिखती है चीजें। इनके फादर की डेथ जब हुई थी, वो भी उनके पॉलिटिकल थॉट्स में हमको देखने को मिलता है। फ्रेडरिक एंगल से मिलना, इनकी वाइफ जो जेनी है उनसे भी। मैं कहता हूं ना, जब भी हम बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल थिंकर की या फिलोसोफर की, तो उसका कॉन्टेक्स्ट समझो, उसका बैकग्राउंड समझो, उसकी बायोग्राफी देखो, उसका टाइम देखो कि वो कौन से टाइम में हुआ था, उसके सराउंडिंग्स में उसने क्या देखा था, तो उससे उसके पॉलिटिकल थॉट्स इन्फ्लुएंस होते हैं, उसके ओवरऑल थॉट्स इन्फ्लुएंस होते हैं। और कार्ल मार्क्स के बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था इसके पहले वाली वीडियो में, तो आई हाईली रिकमेंड। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आई बटन में भी लिंक है, आप जाकर के प्लेलिस्ट पे भी देख सकते हैं। नाउ सर मैम, हम बात करते हैं इनकी थ्योरी ऑफ एलिनेशन की, उनके कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन जो हीगल से इन्होंने लिया था, बिकॉज हीगल इन थॉट से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, जो हमने बताया था आपको स्कूल टाइम पे, यूनिवर्सिटी टाइम पे। फिर हमने बात करेंगे द लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स। सर मैम, डायलेक्टिक्स क्या होता है, तो सबसे पहले डायलेक्टिक्स लेंगे। वाई? क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी है, इनकी अप्रोच है, वो डायलेक्टिकल ही है। तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जिनको बोलते हैं, ये सब आपको ऑन द फिंगर टिप्स याद करा दूंगा। क्या करा दूंगा? ऑन द फिंगर टिप्स। ठीक है, तो ये तो हम बात करते हैं यूजीसी नेट और इन सब एग्जामिनेशन की, जेआरएफ की। सर मैम, जहां पर आपको ऑप्शंस आते हैं A B C D, मार्क करके आ जाओ, बट देयर आर सो मेनी अदर एग्जामिनेशंस जहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव भी देना है, जैसे पीएसआईआर का ऑप्शनल, यूपीएससी का सर मैम, स्टेट पीसीएस के ऑप्शनल। ठीक है, तो वहां तो आपको लिखने पड़ेंगे ना, तो वो सब जो है आप ऑन फिंगर टिप्स फैक्ट याद रहेंगे सर मैम, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, ऑल राइट। बात करते हैं थ्योरी ऑफ इनकी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की। जब उसके अलावा डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, जैसे हम बात करते हैं डायलेक्टिक्स के बाद पढ़ेंगे, इनकी आइडिया ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल्स, एनालिसिस ऑफ कैपिटलिज्म, सरप्लस वैल्यू, रेवोल्यूशन, सोशलिज्म, कम्युनिज्म। सर मैम, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बता दूं क्या, प्रीलिम्स का? हाँ जी, कहां से आया था? कार्ल मार्क्स से, जिसको हम बोलते हैं सर मैम व्हाट, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। सर मैम, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म विद टाइम यू विल नो क्या है बेसिकली ये। गांधी और कार्ल मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया नहीं आया? आया नहीं आया 21-22 में, है ना। तो या, और यही तक सीमित नहीं रहेंगे सर मैम, ये लेक्चर आपके होने वाला है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही ज्यादा सर मैम स्ट्रक्चर। तो हम इसके अलावा बात करेंगे इनका आइडिया ऑफ स्टेट, राइट। कार्ल मार्क्स का आइडिया ऑफ स्टेट वेरी पॉपुलर। बोनापार्टिज्म की जब हम बात करेंगे, उसके बाद फ्यूचर सोसाइटी कैसे नीचे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का नाम सुना है क्या? बिल्कुल, मैं बताऊंगा आपको। उसके अलावा इनका आइडिया ऑफ हिस्ट्री किस तरीके से यहाँ पे काम करता है, वो सब हम यहाँ पे यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछे हैं सर एंड मैम। गोथा प्रोग्राम से रिलेटेड, जो कि उनके क्रिटिक कौन थे, बेसिकली कार्ल मार्क्स है सर एंड मैम। रिविजनिज्म, ये सब हम इसके अंदर देखेंगे। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट। सर एंड मैम, क्यों पढ़ना जरूरी है, इतना डिटेल में क्यों पढ़े भाई हम कार्ल मार्क्स को? कौन है ये आदमी, ये आदमी कौन है? ये आपको पता चलेगा जब आप इसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे ना सर मैम। पार्ट फर्स्ट देखिए, यू विल नो ईच एंड एवरीथिंग, एंड थोड़ी क्यूरियोसिटी जगेगी आपके अंदर इसके बारे में जानने की। तो हमेशा क्यूरियोसिटी से पढ़ोगे ना, तो मजा आ जाएगा आपको, सच बता रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे सबसे पहले, एंड क्या करोगे, इसको शेयर करना, राइट, अपने ग्रुप्स में, जहां पर भी आप कर सके।
एंड अप्रिशिएट करो यार, काफी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। सब कुछ आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा, इतना मैंने यहाँ पे प्रॉमिस किया है। राइट, ऑल राइट, तो पूरा करेंगे प्रॉमिस। स्टार्ट करें। अच्छा, एक बड़ा ही मशहूर कोट है सरन मैम, आप ये पिक्चर स्क्रीन पे ऊपर देख पा रहे होंगे। ये पिक्चर बेसिकली कार्ल मार्क्स की, जब हम बात करते हैं, यहाँ जब कार्ल मार्क्स की डेथ हुई थी, इनको दफनाया गया था। तो इनकी जो ये बनी हुई है बेसिकली, ये जो स्कल्पचर बनाया हुआ है, इसके ऊपर एक फ्रेज लिखा है सरन मैम, और वो फ्रेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिलोसोफर्स हैव ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड इन वेरियस वेज, द पॉइंट हाउएवर इज टू चेंज इट। ये डिफाइन करता है इनका आइडिया ऑफ डायलेक्टिक्स। क्या बोला मैंने? ये फ्रेज डिफाइन करता है द आइडिया ऑफ डायलेक्टिक्स विच वाज गिवन बाय कार्ल मार्क्स। एंड किससे इन्फ्लुएंस थे? बताइए सर मैम। हीगल से नहीं थे क्या? बिल्कुल सर मैम। हीगल पे क्या आपने वीडियो बनाई है? क्यों बनाई है? पहले वो इसलिए बनाई है सर मैम, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनसे पहले आए थे वो। डेफिनेटली हम कंटेम्प क्रोनोलॉजिकली चल रहे हैं। नेक्स्ट है सर मैम कि आपको कार्ल मार्क्स को समझने के लिए हीगल को समझना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी हैव अंडरस्टूड हीगल ना। तो हीगल भी आप एक बार जाकर के देखिएगा, इसके बाद आप यहाँ पर आकर के और अच्छे से यू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड डरना नहीं है, ये बड़े बड़े कॉन्सेप्ट, बड़े बड़े वर्ड्स, कोई बड़ी बात नहीं है सर मैम, पूरा इजीली वे में समझा दूंगा। कार्ल मार्क्स कौन से चमत्कारी, कौन से अगर हम बात करें, कौन से वो जन्म से ही इतने ब्रिलियंट और ग्रेट थे? नहीं नहीं सर मैम, बहुत सी रातें गुजारी इन्होंने लोकल पब्स में। यस, ही इवन गॉट अरेस्टेड फॉर द पब्लिक इंटॉक्सिकेशन। सर समझ गए सर मैम? तो विद टाइम यू विल नो कि हम किस तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ग्रास्प कर सकते हैं। एक बार नहीं, दो बार देख लेना, दो बार नहीं, तीन बार देख लेना, लेकिन समझ में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और समझ के जाना है यहाँ से। ऑल राइट, बात करते हैं डायलेक्टिक्स की, क्योंकि जब तक ये नहीं समझोगे ना, आगे इनकी थ्योरी पढ़ना वर्टलेस है। बात करते हैं तो ईगल में मैंने एक्सप्लेन किया था, बट ईगल ने किस तरीके से यूटिलाइज किया था कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स का मतलब डायलॉग समझो आप। क्या होता है डायलॉग? क्या बोला मैंने? डायलॉग सर मैम, है ना, बातें चीतें नहीं करते हो आमने सामने बैठ करके, बस वही है यार। है ना, तो जैसे हीगल ने तीन लॉज ऑफ डायलेक्टिक्स दिए थे। क्या थे? यूनिटी ऑफ अपोजिट, निगेशन ऑफ निगेशन, एंड क्वांटिटी चेंजेस इट्स इनटू द क्वालिटी। ये बेसिकली आइडियाज थे। तो अकॉर्डिंग टू द हीगल, इट्स अ मोर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट विद द हिस्टोरिकल मूवमेंट प्लस आइडियाज एंड इट्स कॉन्फ्लिक्ट। क्यों बोल रहा हूं मैं? देखिए, हीगल ने यूटिलाइज किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिक्स नॉट जस्ट टू फॉर द आर्गुमेंटेशन, क्योंकि आर्गुमेंट ही होता है इसके अंदर। पहले आप अपना आर्गुमेंट दोगे, सामने वाला काउंटर आर्गुमेंट देगा, इसको थेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थेसिस। सामने वाला देगा एंटीथेसिस। पढ़ा है ना आपने ये सब चीजें? बिल्कुल पढ़ा है सर, इंटेलिजेंट है आप, राइट। ऑल राइट, बात करते हैं। थीसिस देगा, फिर एंटीथेसिस, फिर इनसे निकलेगा सिंथेसिस। राइट, पढ़ा है आपने ये सब चीजें? गुड। है ना, फिर इससे फिर थीसिस निकलेगा, फिर एंटीथेसिस, इस तरीके से समझना, जब तक फाइनल सिंथेसिस नहीं आ जाता। तो हीगल ने सिर्फ ये होता है समझ में आर्गुमेंटेशन या फिर डायलेक्टिक्स। तो फॉर दी अगर हम बात करें हीगल के लिए ना, ये बहुत बड़ा था। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक, नॉट जस्ट फॉर दी आर्गुमेंटेशन, बट उन्होंने एक्सप्लेन, इसको इस्तेमाल किया था टू एक्सप्लेन द मूवमेंट इन द हिस्ट्री। राइट, अकॉर्डिंग टू द हीगल, हीगल समझ लो, उसके बाद बताता हूं मार्क्स को। हीगल ना मूवमेंट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री को इज द रिजल्ट ऑफ आइडियाज। ये बोलते हैं कि भाई जो ह्यूमन हिस्ट्री है ना, ह्यूमन हिस्ट्री जो है, ह्यूमन हिस्ट्री, ये किसका रिजल्ट है? ये रिजल्ट है सर मैम आइडियाज का। किसका रिजल्ट है? आइडियाज का। ठीक है, और हिस्ट्री वॉज शेप्ड बाय द आइडियाज। क्या बोला मैंने? एंड हिस्ट्री वॉज शेप्ड बाय द आइडियाज, जिसको मेंटल रेवोल्यूशन कहा गया है। तो कभी भी अगर पूछे ना फ्रेजेस में, तो बता दीजिएगा। क्या बता दोगे आप? नहीं बताओगे? बिल्कुल। बात करते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। तो कार्ल मार्क्स ने किस तरीके से इस्तेमाल किया, समझ में आ गया ना आपको ईगल का? बस इतना ही है, इतना याद रखो। डिस्क्रिप्शन अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना है तो फिर आपको ईगल देखना पड़ेगा। ऑल राइट, तो कार्ल मार्क्स की जब हम बात करें, इनकॉर्पोरेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिक्स। इनकी जो थ्योरी ऑफ हिस्ट्री है, उसके अंदर हम बेसिकली बात करते हैं, का जो आइडिया ऑफ डायलेक्टिक्स है। तो इन्होंने इनकॉर्पोरेट किए हैं तीन लॉज। ये भी अपने गुरु महाराज की तरीके, राइट। तो हीगल की तरह ही इन्होंने भी तीन लॉज दिए हैं। अब वो कौन कौन से लॉज हैं, उसको समझने के पहले जरा सी ये चीज समझ लो कि हीगल और कार्ल मार्क्स में क्या डिफरेंस है। आई वॉन्ट यू टू मेंशन इट। नोट्स बनाइए आप प्लीज इन सब चीजों के, बहुत जरूरी है ये, बहुत ज्यादा। ठीक है, बात करते हैं कि एक डिफरेंस है, कि क्वेश्चन आ सकता है, बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डायलेक्टिकल मेथड्स व्हिच वाज गिवन बाय हीगल एंड कार्ल मार्क्स। राइट, तो द ओनली डिफरेंस इज कि जो हीगल है, हीगल ने सजेस्ट किए थे चेंजेस हैपेंस बिकॉज डायलेक्टिक्स ऑफ आइडियाज। क्या बोला मैंने? डायलेक्टिक्स ऑफ आइडियाज सर मैम। बट ऑन दी अदर हैंड, कार्ल मार्क्स सजेस्ट दैट कि चीजें जो होती हैं हैपेंस बिकॉज ऑफ द डायलेक्टिक्स ऑफ मेथड। किस पे बात करते हैं हम? कार्ल मार्क्स जी कहते हैं मेथड।
मेथड की है लड़ाई। फॉर हीगल चेंजेस हैपेंस ड्यू टू आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। क्या बोला मैंने? आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होते हैं। बट फॉर मार्क्स ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला मैंने? मोड ऑफ प्रोडक्शन सर एंड मैम। ठीक है। और हम जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और मटीरियलिज्म, सॉरी मटीरियल स्ट्रक्चर, तो ये बोलते हैं हमारे कार्ल मार्क्स। बेसिक बेसिक सिंपल चीजें बताई है मैंने। पहले बताया मैंने हीगल का बेसिकली डायलेक्टिक्स का आइडिया क्या है, राइट। एंड फिर मैंने बताया डिफरेंसेस क्या है। तो आइडियाज एंड आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बताया हीगल ने। मेथड एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन बताया किसने? हमारे कार्ल मार्क्स ने। है कि नहीं? इजी है ना? बिल्कुल इजी है, बिल्कुल। अच्छा, इसके पहले कि हम आगे बढ़े, थ्री लॉज विच वाज गिवन बाय कार्ल मार्क्स ऑफ डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। अभी पढ़ेंगे बेसिकली इन डिटेल, बट ये पढ़ लो, है ना? ये पढ़ लो, बता देता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। कार्ल मार्क्स एंड वीर सावरकर की लाइफ ना बड़ी सिमिलर थी एक तरीके से देखा जाए तो। कार्ल मार्क्स एंड वीर सावरकर, ठीक है। अब क्यों होता है, एक इंसिडेंट बताता हूँ, बहुत जबरदस्त, सुनना मजा आ जाएगा। कार्ल मार्क्स ना, कार्ल मार्क्स प्रूशियन गवर्नमेंट के खिलाफ थे। उनके एक बेसिकली प्लेस होती है, जगह होती है, रीजन है राइनलैंड। तो उसपे इलीगली उसको एक्वायर करने का इल्जाम था उस टाइम पे, और काफी किया भी था। जैसे भी यूक्रेन रशिया का रहता है उसी तरीके से राइनलैंड प्रशिया का था। पर्शियन प्रशिया में बोर्न हुए थे हमारे कार्ल मार्क्स। तो बेसिकली उनके खिलाफ काफी कुछ लिखते थे, और उसके खिलाफ लिखते लिखते ही इन्होंने कम्युनिज्म का जो आइडिया था वो अपनाया था, है ना। उसी के चलते बेसिकली इन्होंने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को क्या किया था सर ने? ओरिजिनेट किया था। उसी के साथ उसको प्रोपोगेट किया था सर ने। तो प्रशियन गवर्नमेंट फिर चुप थोड़ी ना रहेगी सर ना, तो वो बहुत प्रेशर डालती थी बेल्जियंस के ऊपर, लंदन के ऊपर, कि भाई ऐसी है बात, इसको दे मत देना तुम सिटीजनशिप। समझ गया? तो ये सब चीजें जो चलती रही कार्ल मार्क्स के साथ। कार्ल मार्क्स बहुत फ्रस्ट्रेटेड पूरे लाइफ इनके एक्सपीरियंस करते रहे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, राइट। एंड इन ऑर्डर टू गेट द रेजिडेंसी ग्रांटेड, ये बहुत सारे इनको प्रोमिस किए जाते थे, मतलब करने पड़ते थे कि भाई कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेंगे, राइट। कोई पॉलिटिकल व्यूज को प्रोपेगेट नहीं करेंगे। लेकिन क्या ये वीर सावरकर के साथ नहीं हुआ था? क्या ये वीर सावरकर बिल्कुल हुआ था सर मैम, जो जानते हैं वो जानते हैं, राइट। वीर सावरकर इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स लेकर के आऊंगा मैं, उसके अंदर पढ़ाऊंगा वीर सावरकर आपको, राइट। ऑल राइट, तो वीर सावरकर के साथ भी कुछ अंग्रेजों ने इसी तरीके से किया था आफ्टर दी जो काला पानी की सजा से पूरी करके आए थे उसके बाद। नेक्स्ट चीज सर मैम, इन्होंने भी लूप होल निकाल दिए। कार्ल मार्क्स ने भी लूप होल निकाल दिए सर मैम सिस्टम में से, कैसे इनके आइडियाज को स्प्रेड कर सके। ऑलराइट, सो अब आपको बेसिकली पूरा फंडामेंटल यहाँ पर हमने ले कर दिया डायलेक्टिक्स को लेकर के। तो डायलेक्टिक जो है, मैंने आपको बताया हेगलियन फिलोसफी का की आइडिया। लेकिन एंगल्स ना हेराक्लिटस कहता है कि हेराक्लिटस को बेसिकली इसका क्रेडिट देता है कि डायलेक्टिक्स का ओरिजिन वहां से हुआ है बेसिकली, राइट। हाँ, लेकिन हीगल ने सिस्टमैटिक एक्सपोजिशन दिया था कॉन्सेप्ट का, यानी कि सिस्टमैटिकली उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया, वो है, वो क्रेडिट हीगल को जाता है सर में। अब जैसे मैं आपको बताऊंगा ना, जो तीन आइडियाज है बेसिकली कार्ल मार्क्स के डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के, जिसमें हम कहते हैं कि एंगल्स ने उसको डेवलप किए हैं सर मैम। तो कार्ल मार्क्स और हीगल में ना ये मेन डिफरेंसेस था। फर्स्ट तो आइडियाज को लेकर के हीगल थे, बट कार्ल मार्क्स थे मटेरियल कंडीशन ऑफ द, यानी कि मैटर को लेकर के, वो इसको लेकर के कंसर्न थे। वो कहते थे कि मैटर होना चाहिए रादर देन माइंड, राइट। सोशल होना चाहिए रादर देन इंटेलेक्चुअल, एंड सर मैम रियल होना चाहिए रादर देन आइडियल। तो ये बात कहा गया था बेसिकली व्हेन इट कम्स टू द डिफरेंस बिटवीन द हीगल एंड द कार्ल मार्क्स। ऑलराइट जी, अब मैं बताता हूँ आपको बेसिकली कार्ल मार्क्स का जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, जो कि एंगल्स ने डेवलप किया, इनके तीन डायमेंशन है। सबसे पहले है द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वालिटी इनटू क्वालिटी, सॉरी क्वांटिटी आएगा यहाँ पर। It means the quantitative changes leads to the qualitative revolutionary situation, right? Second है सर मैम लॉ ऑफ यूनिटी ऑफ अपोजिट्स, कॉन्ट्राडिक्शन, ना कि जो कि जब हम बात करते हैं ईगल की, वो कहते हैं कि यूनिटी ऑफ अपोजिट्स सर मैम। तो ये सेम है बेसिकली, लेकिन यहाँ पर रिमेंबर सर मैम, थर्ड पढ़ लो, निगेशन ऑफ निगेशन। ये भी कहा गया भाई, किसके बारे में? हम जब बात करते हैं कार्ल मार्क्स के डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की, ठीक है सर मैम। लेकिन इनके मीनिंग्स तो सेम है सर, उसके मीनिंग तो डिफरेंट है ना सर मैम। क्यों? क्योंकि इसका बेसिस क्या है? मैटर। क्या है बेसिस? मैटर। एंड हीगल का क्या था? आइडियाज। कंपेयर करके क्यों पढ़ा रहा हूं? इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। ठीक है, चेंजेस ना ओवरनाइट नहीं होते हैं, समझ गए? तो चेंजेस डज नॉट हैपन ओवरनाइट, एंड दिस टर्निंग पॉइंट इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन। दैट इज व्हाई वी कॉल इट रेवोल्यूशन ना, क्योंकि भाई लीग से हटके कोई अगर कुछ करता है तो उसको रेवोल्यूशन बोलता है। एंड विद सच अ ग्रेट इम्पैक्ट, सो व्हेन वी से दैट समटाइम्स ओल्ड एंड न्यू कोएग्जिस्टेंस,
right? And such points are also come when coexistence is not possible, right? That is also a valid point. समझना एक बात, अब कार्ल मार्क्स ना करना क्यों चाहते थे ये सब चीजें? कार्ल मार्क्स एक्चुअली चाहते थे कि he was trying to understand the present society, कि भाई सोसाइटी को हम समझना चाह रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं. however however सडन मैम, when it comes to कि हम जब बात करते हैं ना कम्युनिज्म, इनका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आया था. कब आया था सर मैम? 1848 में आया था, February 21 को. मैंने बताया था आपको. क्यों आया था? विद इन 30 डेज लिख दिया था. यस सर मैम, सॉरी, विद इन 2 वीक्स, 14 दिनों के अंदर इन्होंने वो लिख करके पटक दिया. कैसे? इसके पहले ट्रेवल किया उन्होंने. कहां पर? किसके साथ? एंगल्स के साथ. कहां पर किया? वर्किंग क्लास की कंडीशन देखा, डायरेक्ट एक्सपीरियंस लिया उसका. इन्होंने फैक्ट्रीज का टूर किया, स्लम्स का टूर किया, उनको विटनेस किया कंडीशंस को, कि क्या टेरेबल कंडीशंस में वो रह रहे हैं, राइट? तो इस तरीके से, तो हमको अब कार्ल मार्क्स ये चाहते थे कि भाई मैं समझूं. अब सबसे पहले तो कहते हैं कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है, जो कि इनके भी 100 साल पहले स्टार्ट हो गया था, तो उससे क्या कौन कौन सा एविल्स जन्मे? पॉवर्टी, एक्सप्लोइटेशन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, वर्किंग जो वर्कमेंस की पुअर कंडीशन है, वो सब चीजें निकली नहीं निकली? बिल्कुल सर मैम. जब बात करते हैं कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि भाई अब मैं चाहता हूं, क्यों समझना चाहता हूं, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू चेंज इट. ये तभी तो कह करके गए हैं कि फिलोसोफर जो है वो समझा गए कि भाई ये बेसिकली इसको समझने के लिए ये चीज है, बट बात तो बदलने की है ना. तो एक्शंस पे ये जरूर डेफिनेटली काम करते थे. दैट्स व्हाई हाना अरेंट लव्ड हिम, है ना? हाना अरेंट को ये काफी पसंद थे इस चीज को लेकर के. पढ़ेंगे हाना हाना अरेंट के बारे में. ऑलराइट, बात करते हैं कि बिकॉज यू वांट टू चेंज इट, सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट दे नीड टू अंडरस्टैंड द पास्ट, एंड दैट्स व्हाई ही गिव द आइडिया ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म. हिस्ट्री को समझने के लिए डायलेक्टिक्स का इस्तेमाल इन्होंने किया, ताकि ये प्रेजेंट सोसाइटी को समझ सके. समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा. एक चीज बताता हूँ, क्वेश्चन पूछते थे ये, क्या कोई ऐसी आइडेंटिफिएबल लॉ है जो कि एक्सप्लेन कर सकता है कंडीशन या फिर डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी को? क्या ऐसी कोई चीज है जिससे हम अंडरस्टैंड कर सके कि कैपिटलिज्म के बाद क्या आएगा? उन सब का आंसर इन्होंने दिया, और वो दिया सर मैम इनकी थ्योरी ऑफ हिस्ट्री में. है कि नहीं है? थ्योरी ऑफ हिस्ट्री में. अच्छा, एक कंडीशंस की जब हम बात करते हैं, कि जब ये इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दिया, उसके अंदर इन्होंने लिखा, कार्ल मार्क्स ने स्टेट किया उसके अंदर, कि जो बुर्जुआइजी है, बुर्जुआइजी कौन? ये जो आपके अपर क्लास लोग हैं, जो बात करते हैं रिच क्लास है, ये कहते हैं कि दे आर ऑन ग्रेव डिगर्स. तो ये इन सब चीजों से लेकर के प्रभावित हुए थे, ये समझते हैं उस चीज को. ठीक है, तो इनकी थ्योरी ऑफ हिस्ट्री को ही डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म बोलते हैं. सो इनके इन दिस अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द, कि भाई रियलिटी, तो फिलोसोफर्स आर आइदर क्लासिफाइड एज आइडियलिस्ट और मटीरियलिस्ट. ठीक है, दो ही चीजों से. अब आइडियाज क्या होते हैं? आइडियाज होते हैं इम्परफेक्ट कॉपीज होते हैं मटेरियल वर्ल्ड के. सिंपल चीज है. आइडियाज क्या होते हैं? इम्परफेक्ट कॉपीज ही तो होते हैं मटेरियल वर्ल्ड के. जाने कि मान लीजिए आज हमारे यहाँ पर कोई कंडीशन है, बहुत खराब है, अब आप क्या सोचोगे इसका आइडिया, कि नहीं यार हमारे यहाँ पे ये होता, ये होता, वो आइडियाज हो गए. तो इट्स इम्परफेक्ट कॉपी, राइट? ये जॉर्ज विलियम हीगल की जब हम बात करते हैं, तो वो करते थे ये. मटीरियलिस्ट क्या करते हैं? वो कहते हैं मटीरियल वर्ल्ड जैसा दिख रहा है ना वैसा ही है, अब इससे आइडियाज बनाओ, इससे कॉन्सेप्ट बनाओ. ठीक है, ना कि ऐसा कि पहले आइडियाज आए फिर रियलिटी को हम बात करें, तो वो गलत चीज है. तो ideas are the reflection of the material world. That is called the material aspect of social analysis. जब उसको बोल, तभी तो कहते हैं हम. देखिए, यहाँ पर जब हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की, तो ये कहते हैं कि holds that the material and the ideals are not only different but opposite actually, and they constitute a unity in which the material is primary and the mind, जिसको हम idea बोलते हैं, guys, जिसको बोला गया हेगल के आइडियोलॉजी में, are the secondary, right? That is the most important part, and this is so because matter can exist without mind, but mind cannot exist without matter, no? Right? So because body तो चाहिए, because historically mind has developed out of matter. और जब हमने, अच्छा, द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का भी बेसिकली आइडियाज के अंदर था, हमने इसको बहुत से फिलोसोफर्स के आइडियाज में देखा, एंड हमने हीगल के में भी देखा था, right? And in this way, Marx completely inverted the Hegelian proposition, or the position. Hegel mind was primary and matter secondary. Marx pointed out that जो Hegel है, dialectic is standing on his head, it must be turned right side up. ठीक है, उल्टे ऐसे हैं. ठीक है, तो this he did by the making matter primary and mind secondary. So this is the basic difference and this is the basic idea. हो गया खत्म? जय. नहीं सर मैम, जाना नहीं है, जाना नहीं है सर मैम. मैं आपको बताऊंगा और चीजें बताता हूँ. देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ सुनिएगा, ज्यादा नोट्स बनाइएगा, बहुत काम आएंगे, बहुत. आपको बता नहीं सकता इतनी जगहों से सोर्सेज हम इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू मेक दीज लेसन्स, राइट? हेलो, तो आपके लिए. ओके, तो डायलेक्टिक्स का मतलब यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ बहुत ही इजी वे में.
ताकि जिंदगी में नहीं भूलोगे यार, अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भूल नहीं सकते उस चीज को अगर मैंने पढ़ा दिया। सो बेसिकली ये ऐसी एक थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है चेंज को, कैसे प्रोग्रेस हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, एंड वो बेसिकली आर द रिजल्ट ऑफ द स्ट्रगल। एंड स्ट्रगल किसके बीच में? स्ट्रगल किसके बीच में? कॉन्ट्राडिक्शंस के बीच में ना। अब कैसे मैं बता रहा हूँ ये सब चीजें? मैं बता रहा हूँ सर मैम इनका डायलेक्टिक्स पढ़ के। पहला होता है आपके थीसिस, मैंने बताया था आपको ये सब, लेकिन अब मैं इसको नेमिंग करूंगा बेसिकली। हम बात करेंगे जैसे स्टेज वन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई स्टेटस को है यानी कि कोई पॉलिटिकल रेजिम है ना, अब इसके खिलाफ आएगा एंटीथेसिस। राइट, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एंटीथेसिस। अब मान लीजिए कोई दूसरा पॉलिटिकल रिजाइम आएगा जो कि मोर एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसमें बहुत खामियां थी, है ना, तो नया न्यू रिजाइम आ गया सर मैम, ठीक है। अब यहां से मिलकर के निकलेगा सर मैम सिंथेसिस। क्यों? हम जब बोलते हैं ना छलनी, छलनी से क्या करते हैं हम? इम्प्योरिटीज को छान देते हैं ना सर मैम, तो दीज आर द फिल्टर। एंटीथेसिस सिंथेसिस ये बेसिकली फिल्टर्स हैं, इससे निकल के आता है सिंथेसिस। यहां पर होगी प्रोग्रेस। क्या होगी सर में? प्रोग्रेस। तो दिस इज द थर्ड पार्ट, थर्ड स्टेज जिसको बोलते हैं। यहां पर बहुत देखिए, यहां पर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है, यहां पर उससे कम कॉन्ट्रडिक्शन है, या सबसे कम कॉन्ट्रडिक्शन, एंड दिस इज मोर मच मोर एक्सेप्टेबल। राइट, मच मोर एक्सेप्टेबल एंड रिलायबल। राइट, सो दिस इज द बेसिक आइडिया। Right. For Hegel, each state is an idea, or the ideas are the engines of the history. But for Karl Marx, each state refers to a class. Right. And origin of classes lies in the economics. Matter. And matter is an engine of history. So these are the इसी के साथ दोनों कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट कर दूंगा मैं। जैसे ही हम कंप्लीट कर लेंगे डायलेक्टिक्स, तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म खत्म आपका, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री खत्म आपका बाय कार्ल मार्क्स सर। राइट। तो हम बात करते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हिस्ट्री क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं हिस्ट्री क्या है, तो आप क्या बताएंगे सर? इंसिडेंट्स, राइट, फैक्ट्स, कुछ कहानियां बता देंगे। बट सर मैम कार्ल मार्क्स कहते हैं हिस्ट्री इज स्टोरी ऑफ ह्यूमन लेबर स्ट्रगल। हिस्ट्री इज नॉट अ स्टोरी ऑफ स्ट्रगल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इट्स अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन स्पीशीज स्ट्रगल इन एंड अगेंस्ट अ बैटल। ये बात करते हैं कार्ल मार्क्स की, लड़ाई है बेसिकली, स्ट्रगल रहा है बेसिकली। द हिस्ट्री ऑफ ऑल द हिथरटू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ ऑल क्लास स्ट्रगल। ये हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ क्लास स्ट्रगल्स आल्सो एंड द हिस्ट्री। अभी हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अब जब हमने बात करी ये डोमिनेशन की, स्ट्रगल की ना, तो इसके अंदर ये कहते हैं कि देर आर, अच्छा कार्ल मार्क्स ना हर चीज को इकोनॉमिक्स पे ले आते थे, ये बड़ा ही इनका फेवरेट वो इनका फेवरेट सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स। राइट, तो इकोनॉमिक्स पढ़ ले आते थे। एंड ये कहते हैं कि देर आर द टू मेथड्स ऑफ डोमिनेशन एक्चुअली, बाय कंट्रोलिंग द मीन्स ऑफ वायलेंस एंड बाय कंट्रोलिंग द थॉट्स, बिलीव्स, आइडियाज ऑफ द वर्किंग क्लास। राइट, कि भाई जैसे कि हम बात करते हैं ना इनके एलिनेशन की थ्योरी, कि भाई इनको पैसा इतना ही दो कि ये एक दिन बेसिकली से खाना खा सके और अगले दिन काम पे आना ही पड़े। तो दिस इज बेसिकली क्या होता है ये, कि ये होता है बेसिकली कंट्रोलिंग द थॉट्स, बिलीव्स, आइडियाज ऑफ द वर्किंग क्लास। राइट, तो ये सब चीजें हैं। समझ में आ रहा है ना? अब इन्होंने ये बनाया बेसिकली, इसको हम बोलते हैं मटीरियल इकोनॉमिक बेस। मटीरियल इकोनॉमिक बेस, चिंता मत करना, इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे, अभी कॉन्टेक्स्ट समझना समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इसके ऊपर एक और होता है सर मैम आइडियोलॉजिकल, जिसकी हम बात करते हैं सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर फिर इसको आगे किसने बढ़ाया? बहुत बड़े मार्क्सिस्ट थे। कौन? एंटोनियो ग्राम्सी नहीं है क्या सर मैम? ग्राम्सी ने भी उन्होंने सुपर स्ट्रक्चर की बात करी। ठीक है, तो हम बताएंगे उसके बारे में। तो आइडियोलॉजिकल सुपर स्ट्रक्चर, इसके फंक्शंस क्या रहेंगे? टू एक्सप्लेन कि टू एक्सप्लेन और जस्टिफाई, लेजिटिमाइज, कि भाई जो डिवीजन ऑफ लेबर है गांधी ने भी किया था, है ना, कास्टिज्म को जस्टिफाई किया था उन्होंने काफी ज्यादा, एक हद तक स्पिरिचुअलिटी से कॉन्सेप्ट को उन्होंने उठाया। और भी बहुत सारी चीजें थी, फिर कभी लेकर कहीं चर्चा करेंगे इन डिटेल। तो क्लास डिफरेंसेस एंड जो वास्ट इनइक्वालिटीज है ऑफ द वेल्दी पीपल, स्टेटस, पावर दैट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आइडियोलॉजिकल सुपरस्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी, एंड दैट बेनिफिट्स द रूलिंग क्लास ओनली। अब इन दिस जो वर्किंग क्लास है वो सफर करती है, जिसको फॉल्स कॉन्शियसनेस बोलते हैं, एंड रिमेन्स अ क्लास इन इटसेल्फ, कि भाई आप जहां हो वहीं रहो। ठीक है, ये सब चीजें। तो जब हम बात करते हैं एक सुपर स्ट्रक्चर की, तो इसके इसमें सबसे नीचे आते हैं आपके मटेरियल फोर्सेस, जो कि प्रोडक्शन के फोर्सेस हैं। उसके बाद आता है आपका सोशल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, है ना, कि भाई रिलेशन क्या है आपका उस प्रोडक्ट से। राइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड ये आता है सर आपका आइडियाज, कल्चर, लॉ, रिलीजन। तो दिस इज द बेसिक आइडियोलॉजिकल सुपर स्ट्रक्चर विच वाज गिवन बाय द कार्ल मार्क्स। एंड अभी मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, क्लास इन इटसेल्फ। तो ये बेसिकली कैसी कंडीशन होती है जहां पर हम बात करते हैं, इट्स अ स्टेज और अ स्टेट ऑफ इग्नोरेंस, यानी कि अपनी कंडीशंस को लेकर के इग्नोर्ड है वो बंदे। ठीक है, ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड नॉट नोइंग देयर पोटेंशियल टू रिवोल्ट अगेंस्ट द कैपिटल, पता ही नहीं है
कि हम कैपिटलिस्ट के खिलाफ रिवोल्ट भी कर सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ क्लास इन इटसेल्फ। ठीक है, कैपिटलिज्म को खत्म करने के लिए क्लास इन इटसेल्फ से बाहर आना पड़ेगा। तो ये कार्ल मार्क्स का बेसिक आइडिया था। तो हमने यहाँ पर काफी सारी चीजें देखी ना, अब इसको चर्चा करते हैं बहुत आराम से। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं बेसिकली थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की। बहुत मजा आएगा आपको इसको समझने में। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, बट इसके पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। कार्ल मार्क्स ना फ्री होते हुए, मतलब इनको काफी सारे देश निकाले गए, फ्रांस से तो 2 बार इनको निकाला गया। फ्रांस से आने के बाद ना ये लंदन में शिफ्ट हो गए, फाइनली ये लंदन में ही रहे, है ना, इनके अंतिम समय तक। बात करते हैं कार्ल मार्क्स। काफी परेशान थे बाहर के लोगों और उनकी लीडरशिप से, राइट। लंदन में आए तो सेम परेशानी को देखने को मिली। वो बोलते थे कि इमीडिएटली हमको क्या करना चाहिए, पूरे कॉन्टिनेंट में रिवोल्ट खड़ा कर देना चाहिए अगेंस्ट द वर्किंग क्लास। तो कार्ल मार्क्स इनको बोलते हैं, जिन कम्युनिस्ट लीग के पार्ट थे वो भी, उनके लीडर्स को बोलते हैं अनरियलिस्टिक ड्रीमर्स। क्या बोलते हैं? अनरियलिस्टिक ड्रीमर्स। अरे मैम, कार्ल मार्क्स थे मुंह फट, सीधे जाके बोलते थे, है ना। कार्ल मार्क्स खुद पता था उन्हें, ही वॉज फॉर्मली कन्विंस दैट कि हमको ओवरथ्रो करना ही है हर कीमत पर। ये जो एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम चला हुआ आ रहा है उसको हटाना ही है। बट ये कहते थे कि इट हैज टू बी इवॉल्व ग्रेजुअली, ऐसे एकदम से नहीं हो सकता है, राइट। एंड ही वाजंट कंसर्न्ड अबाउट द रेवोल्यूशन डिडंट अकर इन हिज ओन लाइफ टाइम। ये कहते थे कि मैं बहुत खुश होऊंगा अगर मैं सीड्स लगा करके चले जाऊं उस प्लांट का जो आगे जाकर के मुझे मीठे फल देगा, या फिर हमारे संसार को, राइट। ये बात करता है, हिस्ट्री का अभिन्न अंग बनना चाहते थे, एंड उन्होंने किया भी सही चीज। ऑलराइट, बात कर लेते हैं इनकी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के ऊपर। बताइए, ये सब चीजें मिलेगी क्या कहीं आपको? और बड़ी गहन रिसर्च करनी पड़ती है सर मैम। तो इसी के साथ जो लाल बटन दिख रहा है ना नीचे, दबाई दिए उसको भैया, है ना, दबा दो इसको। ओके, बात करते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की। तो इसी को हम बोलते हैं मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री। क्लियर? क्लियर सर एंड मैम, ये नोट्स में मिल जाएगा आपको। ओके, नोट्स कहाँ मिलेंगे? ग्रुप में मिलेंगे, तो ज्वाइन कर लेना, राइट। ऑल राइट, बात करते हैं कार्ल मार्क्स के अंदर। तो कार्ल मार्क्स चाहते थे, ये हिस्ट्री को क्यों पढ़ना चाहते थे? सिंपल है, चेंज करनी है मुझे, मुझे हिस्ट्री करनी है चेंज। इज अ बैड एस। ओके, सो कहते थे ही वांटेड टू अंडरस्टैंड कि भाई जो लॉज हैं, ऐसे कौन से लॉज हैं जो हिस्ट्री को शेप करते हैं। क्या बोला मैंने? ऐसे कौन से लॉज हैं जो हिस्ट्री, रिमेंबर ये खुद भी लॉ के स्टूडेंट रहे, बाद में उन्होंने चेंज कर दिया तो फिलॉसफी। कहता है कि भाई ऐसे कौन से लोग, कुछ लॉस तो होंगे जिन्होंने हिस्ट्री बनाई, है ना। तो इन्होंने सजेस्टेड कि भाई हमको हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना चाहिए साइंटिफिकली। क्या बोला मैंने? साइंटिफिकल पर्सपेक्टिव होना चाहिए, साइंटिफिकली हम अंडरस्टैंड करें हिस्ट्री को, तब आएगी बात समझ में। ही सजेस्टेड कि भाई हिस्ट्री मीन्स क्या? हिस्ट्री मीन्स सोशल चेंजेस, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, एंड व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी, सो हाउ टू स्टडी द हिस्ट्री साइंटिफिकली। ये क्वेश्चन था क्या उनके सामने? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट ऑफ द मैन। क्या बोला मैंने? फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट ऑफ द मैन क्या है भैया? बताइए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या इंसान का पहला एक्ट रहा हो? दो ऑप्शन देता हूं, थिंकिंग, आप आंसर दीजिएगा मुझे अभी, दीजिए कमेंट में, या प्रोडक्शन। बताइएगा, राइट। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, कि भाई जो हिस्ट्री है उसके कुछ लॉज हैं। अब लॉज है तो उसमें कुछ एक्ट किए गए होंगे। अब एक्ट कौन सा था ये पता लगाना है कार्ल मार्क्स को, जिससे डिसाइफर कर लेगा, डिड्यूस कर लेगा ये इनकी द हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ठीक है, थिंकिंग था कि प्रोडक्शन था, ये पूछते हैं। ठीक है, इसको 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 समझना बड़ा ही मजेदार है इसका, ये वाला कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं कार्ल मार्क्स, इनके इन्हीं के वर्ड से बताता हूं कि वन, इन ऑर्डर टू थिंक, सोचने के लिए, वन हैज टू लिव, जीना पड़ेगा, वन हैज टू ईट, खाना पड़ेगा, एंड वन हैज टू, क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ, क्या बोला मैंने, वन हैज टू ग्रो द फूड, तभी तो खा पाएंगे सर एंड मैम। सो इन ऑर्डर टू ईट, वन हैज टू प्रोड्यूस, हैंस प्रोडक्शन रादर देन कंटेम्पलेशन या थिंकिंग वाज द फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट ऑफ मैन। समझ गए क्या बोला मैंने? सिंपल भाषा में बताता हूं कि भाई सोचने के लिए आपको जीना पड़ेगा, जीने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीने के लिए खाना पड़ेगा, खाने के लिए उसको उगाना पड़ेगा। तो दिस इज बेसिकली सर एंड मैम द फर्स्ट एक्ट विच वॉज डन बाय ह्यूमंस। अब आप सोच रहे हो ये कहाँ की रीजनिंग है सर एंड मैम? जब आप किसी पर्टिकुलर अप्रोच के थ्रू पढ़ते हो, ये मटीरियलिस्ट अप्रोच है, मटीरियलिस्ट अप्रोच के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तो आप यही कंक्लूजन पे आओगे ना। इसलिए बोलते हैं कि सर एंड मैम रीजन नहीं, एपेटाइट। क्या बोला मैंने? एपेटाइट।
एपेटाइट इज अ फोर्स ऑफ एक्शन, जरूरत के लिए हम एक्शन को लेकर के आते हैं बिटवीन इंटेलेक्चुअल लेबर एंड मैनुअल लेबर। जब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल लेबर और मैनुअल लेबर की, तो मैनुअल लेबर इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेलेक्चुअल लेबर अकॉर्डिंग टू मार्क्स। कहते हैं सिस्टम ऑफ इनजस्टिस स्टार्टेड विद द प्लाटो। ये स्टार्टिंग बात करते हैं कि भाई सिस्टम ऑफ इनजस्टिस होता है वो प्लाटो के साथ स्टार्ट हो गया था। इट वाज अ प्लाटो हु एस्टैब्लिश्ड दैट इंटेलेक्चुअल्स हैव टू बी रूलर्स, राइट, whereas those who are involved in manual labor should be permanently disqualified from the ruling structure. Remember, अब यहाँ पर आपको देखिए, अब आपको ना प्लाटो के बारे में समझना है ना, तो समझा दिया है सर ने। प्लाटो के सारे आइडियाज बता दिए, कैसे इंटेलेक्चुअल्स, कैसे फिलोसोफर किंग, फिलोसोफर क्वीन भी हो सकती है, वही रूल कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने बेसिकली डिवाइड कर दिया सोसाइटी को, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ करके। देखिएगा प्लाटो, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है प्लाटो को मैंने, है ना। तो एक बार देखना उसको, मजा आ जाएगा आपको। तो प्लाटो के लिए कहते हैं कि भाई उन्होंने कहा कि इंटेलेक्चुअल काम अच्छा होता है और मैनुअल काम अच्छा नहीं होता है। लेकिन कार्ल मार्क्स तो उल्टा बोल रहे हैं। कार्ल मार्क्स तो कह रहे हैं कि भाई जो मैनुअल लेबर है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटेलेक्चुअल लेबर से। अब कनेक्ट कीजिए, डॉट्स कनेक्ट कैसे करते हैं हम, देखिए ये डॉट्स है, ये डॉट्स है यहाँ पर। अब इसको कनेक्ट कैसे करते हैं हम, ऐसे करते हैं। ऑलराइट, ये कहते हैं इनकी इनकी समाधि पे क्या लिखा हुआ है कि फिलोसोफर जो है समझा तो गए, लेकिन क्या बोला था मैंने, बात ये है ना सर मैम कि उसको चेंज कैसे किया जाए, तो ये उसी की बात करते हैं। ठीक है, कनेक्ट हो गए डॉट, ऐसे होते हैं। अच्छा, अब जो हमने इनका आइडिया ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पढ़ा ना अभी तक, जितनी भी चीजें हैं अभी पढ़ेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे, बट इसी से सर मैम आपका क्लास क्लास स्ट्रगल का, द थ्योरी ऑफ स्टेट कार्ल मार्क्स की, ये सब इन्हीं से निकलेगा। ठीक है, एलिनेशन का भी आइडिया इनसे निकलेगा। तो मैं क्रोनोलॉजिकली पढ़ा रहा हूँ, स्ट्रक्चरली पढ़ा रहा हूँ, ताकि जो चीज आपको पहले पढ़ना चाहिए वो पहले ही पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, मुझे बताइएगा नहीं समझ में आता तो आई विल definitely resolve each and every query you have, right? तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, मैं जरूर आंसर दूंगा उसका। बात करते हैं फ्रेडरिक एंगल्स की। उन्होंने बेसिकली क्या कहा, उन्होंने डिफाइन किया हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एज अ theory which hold that the ultimate cause which determines the whole course of human history is the economic development of the society. Simple. Appetite, remember appetite, वो एक्शन को लीड करता है ना कि रीजन। Okay. The whole course of human history is explained in terms of changes occurring in the modes of production and exchange. Correct है कि नहीं है? तो स्टार्टिंग विद अच्छा ये जो है ये इनकी थ्योरी ऑफ हिस्ट्री का ही पार्ट है। किसका? जब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, गंदी है मेरी राइटिंग हैंड, राइट, ओके। सो स्टार्टिंग विद द प्रिमिटिव कम्युनिज्म, द मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है पास थ्रू द थ्री स्टेजेस। पहला आता है स्लेवरी, फिर आता है फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म। आप समझते हैं इसको? ऑलराइट, तो पूरा का पूरा बता देता हूं आपको। देखिए पूरा का पूरा हम यहाँ पे देखते हैं इसको किस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आती है आपकी स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री में, जब हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक सोसाइटी, जिसको हम क्या बोलते हैं सर मैम, जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म। ये यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, राइट। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी रहेगी ना वो कॉमन होल्ड रहेगा, उस पे ऊपर क्या रहेगा, कॉमन होल्ड रहेगा। कोई क्लास नहीं होता, कोई स्टेट नहीं होता है। एंड थ्रू दिस कॉन्सेप्ट ही शोज प्रॉपर्टी इज नाइदर नेचुरल नॉर नेसेसरी। क्या बोलते हैं, जो प्रॉपर्टी है ना आपकी, ना तो ये नेचुरल है, राइट। अब जॉन लॉक का कॉन्सेप्ट याद करो, जॉन लॉक पढ़ा हुआ है मैंने एक बार, उन्होंने प्रॉपर्टी के बारे में क्या कहा है, राइट। राइट टू प्रॉपर्टी कहां से उठाया हमने, राइट। दूसरा है बोलते हैं ना ही नेसेसरी है सर मैम, ना तो ये नेसेसरी है ना नेचुरल है। ये चीजें याद रखिएगा। ये कार्ल मार्क्स कहते हैं प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट में, प्रिमिटिव कम्युनिज्म में। देयर वाज अ टाइम जहां पर मैन वाज लिविंग विदाउट प्रॉपर्टीज, सो मैन कैन लिव विदाउट प्रॉपर्टी ना, तो प्रॉपर्टी को भी खत्म कर देंगे आगे जाकर के। सेकंड आता है इनका, सेकंड आता है इनका स्लेव सोसाइटी। क्या बोला मैंने, स्लेव सोसाइटी। ये समझिएगा, बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं आपको, बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इनहेरेंट पार्ट है इसकी आइडियोलॉजी का। तो ये बोलते हैं स्लेव सोसाइटी क्या है, मास्टर एंड स्लेव होता है, राइट। मास्टर एंड स्लेव, इसी को हम बोलते हैं एंशियंट, एंशियंट का पार्ट है ये, मास्टर एंड स्लेव की जो रिलेशनशिप है। उसके बाद आता है आपका फ्यूडल सोसाइटी, राइट। ये हम बात करते हैं यहाँ पर फ्यूडल, स्लेवरी हो गया, फ्यूडल हम देख रहे हैं। तो जो फ्यूडल है इस बेसिकली, इसमें एक फ्यूड होता है, सरदार होता है, और होता है सर में सर्फ, जिसको हम सर्फडम बोलते हैं। इंडिया में भी था क्या फ्यूडलिज्म? ठीक है, था, बिल्कुल था। ये मिडाइवल का पार्ट है। क्या बोला मैंने, ये मिडाइवल का पार्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी। क्या बोला मैंने, कैपिटलिस्ट सोसाइटी सर में। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है ये बेसिकली आपकी रिलेशनशिप बताता है कैपिटलिस्ट और वर्कर के बीच में। दिस इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट। क्या बोला मैंने, मॉडर्न कॉन्सेप्ट।
फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद भी कुछ आता है क्या? बिल्कुल आता है समझ में। ये चाहते ही तो है वो लाना क्या, सोशलिस्ट सोसाइटी। क्या बोला मैंने? सोशलिस्ट सोसाइटी। अब इसके अंदर कौन आएगा बताइए? सो दिस इज बेसिकली, जो सोशलिस्ट सोसाइटी है इज अ ट्रांजिशन। ये तो बस एक ट्रांजिशन फेज आएगा, किस तक पहुंचने के लिए? कम्युनिज्म। क्या बोला मैंने? कम्युनिज्म तक पहुंचने के लिए आपका एक ट्रांजिशन फेज आएगा जिसको हम बोलते हैं सोशलिस्ट। ठीक है, ये फ्यूचर फर्स्ट है। फ्यूचर सेकंड क्या है आपका? कम्युनिस्ट सोसाइटी, जहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी अबोलिश कर दी जाएगी, क्लास खत्म हो जाएंगे, क्लास स्ट्रगल खत्म हो जाएंगे, एंड देयर इज स्टेट विदर्स अवे, वर्क परफॉर्म द स्टेट। सॉरी, जो वर्क है वो परफॉर्म किए जाएंगे बाय द स्टेट, एंड विच विल परफॉर्म बाय द वॉलंटियर एसोसिएशन। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द कम्युनिज्म। और उसके जो आइडिया ऑफ थ्योरी ऑफ हिस्ट्री है, ये समझा दिया मैंने आपको बड़ा अच्छे से। ठीक है, आगे देख। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछ लेगा तो इट्स टीलियोलॉजिकल एग्जाम एक्सप्लेनेशन है। क्या बोला? टीलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। ऑलराइट, आगे बढ़े। कार्ल मार्क्स कहते ही थे, कार्ल मार्क्स तो कहते ही थे भाई, क्या कहते थे? कार्ल मार्क्स कहते थे कि मेरी ये तो एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री साइंटिफिक है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, है ना? अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, जो हिस्टोरिकल जो है, मटीरियलिज्म इज साइंस एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द हिस्ट्री। ठीक है, दिस इज व्हाट ही एक्चुअली रिकॉर्ड। तो कार्ल मार्क्स जो थे, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म इज कंटेंट इन द प्रिफरेंस ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। अच्छा, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इज अ टाइटल, वेरी इंटरेस्टिंग। इससे मुझे एक बात याद आती है। किनकी याद आती है मुझे? जेनी की। ऑलराइट, जेनी कौन है? इनकी वाइफ थी। अच्छा, इनकी वाइफ जो थी ये भी इंटेलेक्चुअल थी, काफी अच्छी, है ना? तो एक बार बेसिकली एंगल्स और कार्ल मार्क्स जो होते हैं वो शराब के नशे में होते हैं धुत। लेकिन ये शराब के नशे में और अच्छा काम करते थे, है ना? पेपर लिखना था इनको एक बहुत जबरदस्त, तो पेपर था बेसिकली। ये एक स्पीच सुनकर के आए थे प्रूदो की। अब प्रूदो की से याद आया होगा, मैंने पिछले लेसन में प्रूदो 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 बहुत बार प्रूदो बोला है। तो इज बेसिकली एनार्किस्ट। एनार्किस्ट में सबसे बड़ा नाम आता है प्रूदो का, कार्ल मार्क्स के टाइम पे थे, कंटेम्प्रेरी थी। उनकी स्पीच सुनकर के आए थे, दोनों हैंगओवर में थे, है ना? रात भर इन्होंने काम किया, सो गए। काम करते करते सब कुछ वेला था। सुबह वे जेनी आती है, जेनी आती है, बताती है कि भाई क्या, किस तरीके से आप काम कर रहे हो, पूरा पेपर कलेक्ट करती है। एंड इन्होंने सब कुछ लिख दिया बेसिकली। इन्होंने ना क्रिटिसाइज किया था प्रोदो की आइडियाज को, प्रोदो के अप्रोच को, है ना? टू एंड द कैपिटलिज्म, ये बात करते हैं इसकी। तो जेनी से फिर बेसिकली कहते हैं कि अब हमने पेपर तो लिख दिया, क्रिटिक्स सारा लिख दिया, इसका टाइटल क्या दिया जाए? इसका टाइटल क्या दिया जाए सर मैम? तो फिर जेनी आइडिया देती है यहाँ पर, इसका आइडिया, इसको इसका टाइटल दीजिए क्रिटिक ऑफ क्रिटिक क्रिटिक। समझ गया आप? क्योंकि प्रूदो भी क्रिटिक थे, है ना? कार्ल मार्क्स भी क्रिटिक थे, लिखा भी क्रिटिक है। तो दिस इज बेसिकली द वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स, और इनके लाइफ से रिलेटेड कुछ पार्ट्स हैं जो मैं बताना आपको चाहता था, ताकि आपको इंटरेस्ट आपका बना रहे सर में। और राइट, आगे बढ़े। और राइट, पढ़ लेते हैं ये भी जो लिखा बेसिकली। सो द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इट्स रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन इज द रियल फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी। सब पढ़ा चुका हूँ, सब पढ़ा चुका हूँ, बस रीडिंग बता रहा हूँ, रीडिंग लगा रहे हैं हम। इट इज द बेसिस ऑन विच राइजेस अ लीगल एंड द पॉलिटिकल सुपर स्ट्रक्चर। कर चुके हैं कि नहीं कर चुके? कर चुके हैं। एंड टू विच कॉरेस्पॉन्ड डिफाइनेड फॉर्म्स ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं along with it the society's relation of production themselves correspond to a definite stage of the development of its material productive forces. Thus, the mode of production of material life determines the social, political and intellectual life process in general. ठीक है, तो दिस इज ओवरऑल जो कि हमने डिस्कस किया वही बोला मैंने यहाँ। अच्छा, बहुत से लोगों ने ना क्वेश्चन उठाए कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को आप साइंस क्यों बोल रहे हो? व्हाई इट इज अ साइंस? देखिए, मैं बताता हूँ आपको। बहुत सारे, जैसे आल्थुजर हुए। कौन बोला मैंने? आल्थुजर। ये लिखना होता है आपको पोल साइंस के आंसर्स में सर मैम, क्रिटिक लिख रही है हर आंसर में। तो ये आल्थुसर बोलते हैं, इन्होंने हेल्ड किया जो इकोनॉमिकल फैक्टर है इज अ ओवर डिटरमाइंड। क्या बोला? ओवर डिटरमाइंड है, यानी कि यही चमक रहा है ना? ज्यादा तवज्जो दे दिया आपने इसको। ग्रामसी, ग्रामसी आते हैं, वो भी कहते हैं। क्या बोला मैंने? कौन का नाम लिया? ग्रामसी का। इनका आइडिया जबरदस्त है ना? ग्रामसी ये कहते हैं कि ऑल्सो हेल्ड दैट कि जो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट हैं हैव नेग्लेक्टेड द सिग्निफिकेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर। द सुपरस्ट्रक्चर की बात ग्रामसी ने इनकी पॉलिटिकल थॉट्स में की। ग्रामसी लेकर के आऊंगा मैं, बहुत डिटेल है, बहुत ही ज्यादा जो है। इनकी लाइफ मुझे बहुत पसंद है, इनकी लाइफ के बारे में पढ़ना मुझे काफी पसंद है, क्योंकि इनकी लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग थी। जेल में रह करके काम किया इन्होंने। राइट, ऑलराइट। मैक्स वेबर, इन्होंने भी राइज ऑफ द प्रोटेस्टेंट एथिक्स ऑन कैपिटलिज्म इनकी बुक थी, उसमें इनको किया। कार्ल पोपर, वो तो कार्ल मार्क्स के पीछे हाथ धोकर के पीछे पड़े गए, है ना? क्लोज सोसाइटी का प्रोफेट बताया उनको, किनको? कार्ल मार्क्स को बताया, प्लाटो को बताया। ठीक है, ये कहते हैं कि ये कार्ल मार्क्स को कहते हैं कि फॉर कमिटिंग द गिल्ट ऑफ द हिस्टोरिसिज्म, एंड कि भाई कार्ल मार्क्स ने ना क्राइम कर दिया एक तरीके से।
अगर हम बात करें तो हिस्टोरिसिज्म का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरीके से बातें करते हैं कौन काल को। अच्छा, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि भाई अब हिस्टोरिकल मटेरियल साइंस क्यों है ना, ये इसकी हम बात करें तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री साइंटिफिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट ऑफ द मैन। हमने बात करी वेदर मैन स्टार्टेड थिंकिंग और प्रोडक्शन। सो मैंने बताया आपको कि भाई जीने के लिए आपको खाना पड़ता है, खाने के लिए उगाना पड़ता है, तो प्रोडक्शन इज द फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट। सिंपल। तो ये दिस इज द साइंटिफिक डिडक्शन, इसको हम बोलते हैं साइंटिफिकली डिड्यूस किया गया। ठीक है, तो मार्क्स ने कहा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ना बेसिकली इसका इन्हीं का यही इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री है। समझ में आ गया ना? ही क्लेम्स दिस एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री इज साइंटिफिक बिकॉज इनकी जो अप्रोच है वो हिस्ट्री को समझने के लिए वो साइंटिफिक है। सिंपल, आ गया क्लियर, आगे बढ़े। अब जो चीजें मैंने सारी बोली हुई ना कि भाई हमको हिस्ट्री को समझने के लिए फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट को समझाना पड़ेगा, है ना? तो वो सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है मैंने। All right. So Marx criticizes intellectual class for justifying unjustified system of rewards. ये हमने explain कर दिया था। एक ये पढ़ लो, in the words of Karl Marx, our consciousness does not determine our existence. It is our existence that determines our consciousness. Consciousness क्या? Idea, है ना? And existence क्या? आपका matter. ऐसे समझो, वही समझ सरल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा। लिंक्स डॉट लिंक कीजिए। ओके, ये भी देख चुके हैं हम। बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द मार्क्स, ये भी देख चुके हैं। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। तो अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है। हाउएवर ही प्रूव्स जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज द बेसिक स्ट्रक्चर, है ना? तो टू अंडर अच्छा, एक बेसिक स्ट्रक्चर और है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है क्या? अच्छा, मुझे कोई भी 10 फैक्टर्स बताओ, 10 फीचर्स बताओ बेसिक स्ट्रक्चर के, देखते हैं कौन बताता है। To understand the basic structure, he tries to understand the origin of the society. And according to the Marx, the origin of society is the need of satisfaction of the appetite of the man. समझ गया? मैंने कहा था appetite, not a reason. हमेशा ऐसे पढ़ा करिए सर मैम, appetite, not reason. ठीक है? As he suggests that in order to make the history, man has to live. In order to live, produce society. Simple ऐसे बनती है। अच्छा, ये भी देखेंगे भी, लेकिन इसके पहले समझो कार्ल मार्क्स ना, क्या आपको लगता है कि उन्होंने कुछ स्टडी नहीं करी होगी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को देने के पहले? बिल्कुल किए। डायलेक्टिक्स को देने के पहले बिल्कुल किए। वो तो डार्विन के फैन थे भाई, चार्ल्स डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पीशी। हम बात करते हैं उनके काफी फैन थे, बट इनिशियली बहुत एंथुसियास्ट हुए थे डार्विन की जो ओरिजिन ऑफ स्पीशी है, बट सब्सिक्वेंटली इन्होंने डिसमिस कर दिया इसको कह करके कि भाई बहुत ही एम्पेरिकल जनरलाइजेशन किया है इन्होंने कॉजल थ्योरी का, कि जो कॉजल थ्योरी ऑफ चेंज है, जो जिसके बारे में मैंने काफी टाइम पे काफी बार एक्सप्लेन भी किया था इन आवर डिबेट्स वगैरह जब हम देखते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई थ्योरी ऑफ जो कॉजल थ्योरी ऑफ चेंज है उसका बड़ा ही अपना एम्पिरिकल जनरलाइजेशन कर दिया सर ने, विद नो इम्प्लाइड आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, है ना? तो इस तरीके से उन्होंने चार्ल्स डार्विन का आइडिया रिजेक्ट किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ आपको, एक नाम याद रखिएगा आप, एक नाम याद रखिएगा। मैं आपको नाम बताता हूँ, फ्यूअर बैच। क्या बोलते हैं इनको? फ्यूअर बैच। इनका पूरा नाम बताता हूँ आपको, लुडविग एंड्रियास फ्यूअर बैच। तो ठीक है सर मैम, इन्होंने एक बुक लिखी थी द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी। एंड सर एंड मैम, जो कार्ल मार्क्स का एथिस्टिक बैंड था, कार्ल मार्क्स एक एथिस्ट थे, राइट? तो ये इनका जो कार्ल मार्क्स का जो एथिस्टिक बैंड था वो रीइंफोर्स कर दिया फ्यूअर बैच की आइडियोलॉजी ने। इनका आइडियोलॉजी क्या था? ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव था इनका। ह्यूमनिस्टिक क्रिटिक दिया था इन्होंने हीगलियन डायलेक्टिक्स का। क्या बोला मैंने? फ्यूअर बैच की जो ह्यूमनिस्टिक, फिर से बता देता हूं, इन्होंने ह्यूमनिस्टिक क्रिटिक दिया था किसका? कार्ल मार्क्स, जो हमारे हीगलियन डायलेक्टिक्स है उसका। एंड यही चीज ने मदद करी कार्ल मार्क्स की टू मूव अवे फ्रॉम आइडियलिज्म टुवर्ड्स द मटेरियलिज्म। कार्ल मार्क्स ने भर भर के इस्तेमाल किया इनकी ट्रांसफॉर्मेटिव मेथड का, फ्यूअर बैच का, है ना? इन्हीं के थ्रू कार्ल मार्क्स ने क्रिटिसाइज किया हीगल को फॉर इन्वर्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेडिकेट एंड द सब्जेक्ट। बट कार्ल मार्क्स तो कार्ल मार्क्स है ना? अगर कार्ल मार्क्स को अगर कोई उपाधि देनी हो अकॉर्डिंग टू मी, तो मैं इनको क्रिटिक्स का बेताज बादशाह कहता हूं। क्रिटिक्स का बेताज बादशाह, सबसे बड़े क्रिटिक है इंडियन की पूरी हिस्ट्री में, क्योंकि इन्होंने फ्यूअर बैच की भी क्रिटिक, उनको भी क्रिटिसाइज किया। फ्यूअर बैच को क्या कहा कि भाई इन्होंने रिलीजन को ना उनके सेक्युलर ओरिजिन तक ही रिड्यूस करके रख दिया, विदाउट ऑफरिंग एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द डुअलिटी इन द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो फ्यूअर बैच का जो मटीरियलिज्म है उसको भी रिजेक्ट कर दिया करके भाई बहुत ही पासिव है ये। ठीक है, तो इस तरीके से कि भाई इन्होंने बहुत ही कंटेम्पलेटिव सेंशियस प्रैक्टिकल ह्यूमन एक्टिव के बजाय अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिकल एनालिसिस दिया है, ये बात करते हैं इसकी। तो बस इतना से याद रखो, बारी बारी वर्ड्स को मत याद रखो, है ना? कि फ्यूअर बेश को भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया बिकॉज ऑफ इनका आइडिया ऑफ सेक्युलर ओरिजिन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। ऑलराइट, खत्म आपका, ये सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं आपका। हम जब बात करते हैं डायलेक्टिक्स का, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, आगे बढ़े, सोसाइटी देखें। अच्छा, अगर आप थक गए होगे ना तो पॉज कीजिए वीडियो को, चाय पानी पीजिए, फिर वापस आइए, फिर लग जाइए वापस से।
राइट? तो बेसिक आइडिया बताता हूँ, बेसिक चीजें बता देता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। लिखा लिखा ना इसके पीछे मत पड़े रहना, है ना? नोट्स वगैरह इनके पीछे नहीं पड़े रहना सर मैम। पढ़े रहो तो भाई सब जानने के लिए कि कौन बेस्ट एक्सप्लेनेशन देता है सर मैम किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का, और वो हम देते हैं। राइट। बात करते हैं कि सबसे पहले देखिए, अगर सोसाइटी की बात करते हैं तो ओरिजिन की हम बात करते हैं। क्या बोला मैंने? ओरिजिन का। राइट। ये कहते हैं ओरिजिन ऑफ सोसाइटी को लेकर के इज एन प्रोडक्टिव नीड्स ऑफ द मैन। क्या बोला मैंने? प्रोडक्टिव नीड्स ऑफ द मैन। कि भाई जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन इज अ सोशल एक्टिविटी ना। अगर आप कुछ चीज प्रोड्यूस करोगे तो एक सोशल एक्टिविटी है कि कोई जो जना है वो आइसोलेशन के अंदर जाकर के प्रोड्यूस नहीं कर सकता, किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ती है। हैंस जो अर्लीस्ट सोसाइटी थी, राइट, जो हंटर और गैदरर्स की सोसाइटी थी, उसके अंदर भी ग्रुप में जाते थे, नहीं जाते थे क्या? अकेले जाएगा तो मर के आ जाएगा ना, राइट, मर जाएगा, राइट। शिकारी जाएगा, शिकार बन जाएगा। तो इस तरीके से तो इट मीन्स जो सोसाइटी है इज द डिवीजन ऑफ लेबर। क्या बोला मैंने? जो सोसाइटी है ये है सर मैम डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखिए, है ना? ऑलराइट। सो सोसाइटी इज बेसिकली अ डिवीजन ऑफ लेबर। इट मीन्स कि जो मैन है वो एंटर करेगा इनटू अ रिलेशंस विद अदर पर्संस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्वाइवल। समझ गए? अब पढ़ो इसको, अब देखो कितना साइंस समझ में आ गया। सोसाइटी इज अ डिवीजन ऑफ लेबर for the satisfaction of the appetite. Men enter into a relation of the production with each other. The earliest societies of hunters and gatherers. Thus, the structure of production or economic structure is the basic structure. Right? Basic मतलब जो fundamental है, जो first step है. This is the basic. And what is the first step? Is the basic idea of production और economic structure. इसके ऊपर क्या आएगा अभी हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे सुपर स्ट्रक्चर। आ जाइए फिर उस वाले कॉन्सेप्ट पे। हम बात करते हैं बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल की, जिसका आइडिया मैंने आपको अभी ऊपर दे दिया। सो इट इज अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ अ सोसाइटी, जो कि कार्ल मार्क्स ने हमको दिया। दिस कैन बी कॉल्ड एज अ मटीरियलिस्टिक और इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री। ईगल एंड मार्क्स इनका डिफरेंस था इसकी हिस्ट्री उसको लेकर के, जो कि हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो रहेगा वो बेसिक मॉडल रहेगा। क्या बोला मैंने? जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर रहेगा वो बेसिक मॉडल है, ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, राइट। फिर अब इसके ऊपर क्या आएगा सर मैम, इसको हम देखते हैं। तो अदर स्ट्रक्चर जो है आर ग्राउंडेड इन द बेसिक स्ट्रक्चर। दे हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ देयर ओन, दे आर जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ द बेस। यानी कि इकोनॉमिक का ही रिफ्लेक्शन रहेगा। क्या रहेगा? सुपर स्ट्रक्चर। क्या बोला मैंने? सुपर स्ट्रक्चर। इसमें कौन आता है बताइए? इसमें कौन आता है? इसमें आते हैं मीडिया, इसमें आते हैं चर्च, स्टेट, एजुकेशन, कल्चर, फैमिली, ये सब इसी के अंदर आते हैं, राइट सर मैम? ये कहते हैं the institution of superstructure जैसे बना state, religion etc are not neutral, they are instruments of the dominant class। ठीक है? एंड हेंस वर्कर्स कैन नॉट एक्सपेक्ट जस्टिस फ्रॉम द स्टेट। द नेचर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन विल नॉट चेंज टिल द बेसिक स्ट्रक्चर रिमेन द सेम। अब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में क्या आता है? रिमेंबर द मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब वो कौन उसको डोमिनेट करता है? डोमिनेंट क्लास करती है। वो चेंज नहीं होगा ना तो सुपर स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। सुपर स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा तो जस्टिस नहीं मिलेगा। समझ गए? ये है साइकिल और ये है खींचड़ी। समझ गए? अच्छा, इससे मुझे एक चीज याद आती है, एक इंसिडेंट याद आता है मुझे कार्ल मार्क्स की राइटिंग से। ये ना बड़े परेशान थे। किससे? किससे परेशान थे भाई? ये तो हर हर किसी से परेशान थे, बट मोस्ट इंपोर्टेंटली सर मैम ये फ्रस्ट्रेटेड थे कि जो फ्रेंच पीपल है ना, फ्रेंच वर्किंग क्लास पीपल, समझिएगा, बात बहुत ध्यान से समझने की है। जो फ्रेंच वर्किंग क्लास पीपल है वो कैसे किसी डिक्टेटर को रूल करने दे सकते हैं अपने ऊपर, अलाउ कैसे कर सकते हैं? ये हम बात कर रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट की। इन्होंने एक बुक लिखी थी, द एटीन ब्रमायर ऑफ द लुइस नेपोलियन। ठीक है? द लुइस बोनापार्ट विच मॉक्ड द न्यू एम्पायर। एक्चुअली इन्होंने जो न्यू एम्पर थे उनको मॉक किया था। इन इट इन्होंने कहा कि भाई अगर कोई डिक्टेटर आ रहा है ना तो फ्रेंच वर्किंग क्लास का दोष है उसके अंदर। ही ब्लेम्ड फ्रेंच वर्किंग क्लास फॉर बीइंग सक्ड अप इन द बाय द डिक्टेटर। एंड प्रोलेटेरिएट को भी इन्होंने कहा, प्रोलेटोरिएट को भी रिस्पॉन्सिबल बताया फॉर बीइंग गलीबल टू द नेपोलियंस प्रॉमिस टू कीप द मासेस इन चेक। कि अगर आप जो है हमारा सपोर्ट करोगे, नेपोलियन के द्वारा कहा गया, तो हम मासेस को इन चेक रखेंगे, राइट। एंड उनसे कहा भी क्या कि हमारी मदद करिए इन सब चीजों को करने के लिए, आप ही का फायदा। ये सब चीजें हैं। इनकी बुक जो थी एटिन ब्रमार, उसके अंदर इन्होंने कहा कि जो स्ट्रगल है सीम्स टू बी सेटल्ड इन सच अ वे कि सारी क्लासेस इक्वली इंपोर्टेंट हो और इक्वली रिमोट रहे। ठीक है? अपने ही घुटनों पर गिर जाए बिफोर दी व्हाट, बिफोर द राइफल बट। ठीक है? तो न्यूयॉर्क कोरेस्पोंडेंट जो थे, एज अ कोरेस्पोंडेंट फॉर द न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून, मार्क्स ने वाज इन अ यूनिक पोजीशन टू गिव एन आउटसाइड पर्सपेक्टिव द अमेरिकन सिविल वॉर आल्सो। जहां पर इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि जो इलेक्शन ऑफ अब्राहम लिंकन होंगे वुड लीड टू अ सिविल वॉर एंड दैट वॉर वुड ग्रेटली इंपैक्ट द ब्रिटिश इकोनॉमी एज वेल। तो ये इकोनॉमिस्ट थे उस तरीके से। ये कहते थे कि जो टेक्सटाइल
इंडस्ट्री है ना, रिलाइंग ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ द कॉटन, जो कि कहाँ से आ रहा है, अमेरिका के साउथ से। और अमेरिका के साउथ में सिविल वॉर हुआ था। ही वाज राइट ऑन बोथ अकाउंट्स, एंड विद द स्लो डाउन इन द ट्रेड विद बीइंग टर्म्ड इनटू द कॉटन फेमाइन, जिसकी हम बात करते हैं, जिससे पूरे वर्ल्ड में फेमाइन हो गया था। जब हम बात करते हैं कमी आ गई थी इन सब चीजों की, जो ब्रिटिश फैक्ट्री वर्कर्स थे उन्होंने अपनी जॉब खो दी, है ना। इसलिए हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स ना ग्लोबलाइजेशन की तो काफी पहले बात कर चुके हैं कि भाई कैसे चीजें अपने आप में इंटरकनेक्टेड है। तो मेनी ब्रिटिश फैक्ट्री उन्होंने अपने वर्कर्स को जॉब से निकाल दिया, प्रोवाइडिंग, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है विद इंसेंटिव टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू प्रोप अप द कॉन्फेडरेटेड कोर्स, यानी कि भाई जो है सरकार खिलाई है तुम्हें बिठा करके, ये चीजें, लेकिन सरकार कहाँ खिलाती है भाई। ऑलराइट, अच्छा बात करते हैं, रुको। ऑलराइट, तो जैसे ही हम बात करते हैं ऊपर जैसे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की, सुपर स्ट्रक्चर की ना, तो सुपर स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली, सॉरी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देखिए सबसे पहले। तो इसमें आता है आपका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स आते हैं सबसे पहले, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट, हमने बात करी। फिर आते हैं फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, राइट, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। अब जैसे कि मीन्स में क्या आते हैं, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल, ये सब। फोर्सेस में क्या आते हैं, फोर्स मेथड, टेक्नोलॉजी, आप लेबर इंटेंसिव रखेंगे, मशीन इंटेंसिव रखेंगे, ये सब। थर्ड आता है आपका रिलेशन, क्या बोला मैंने, रिलेशन, और यहीं पर हम चलेंगे सर मैं, इसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, ये कहते हैं कि जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है इज लिंक्ड टू हिज कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास सोसाइटी विच इज डिवाइडेड इनटू द टू क्लासेस विच इज हैव्स, बड़ा ही पॉपुलर है, एंड हैव्स नॉट्स, हैव नॉट्स, ठीक है। तो ये हम बात करते हैं, हैव्स नॉट आएगा ये, ना कि हैव नॉट्स, हैव्स नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से, तो सर मैम अगर आप कोई अपोजिट चीजें ले रही है, तो इट इज बाउंड टू बी द कॉन्फ्लिक्चुअल ना, they have to be in conflictual relationship, so there is a conflict of interest in both of them। haves चाहते हैं कि भाई हमारे जो पास है वो छूटे ना, और हैव्स नॉट चाहते हैं जो हमारे पास है नहीं वो हमें मिल जाए। तो ये बेसिक। और देख लीजिए, तो अनदर फॉर्म ऑफ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन इज क्लास, राइट, another form of relations of production is class। तो origin of society जो है is the need of the production, is in the need of the production, the basic structure of society is the structure of production, ये बता चुका हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर जो रहता है वो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन रहता है, जो कि मैं बता चुका हूँ। मैन एंटर्स इनटू रिलेशन विद ईच अदर फॉर द सेक ऑफ प्रोडक्शन, एंड देयर आर टू बेसिक रिलेशन ऑफ द प्रोडक्शन, ऑनर्स एंड नॉन ऑनर्स। अगर हम बात करें दूसरे ऑनर्स ऑफ व्हाट, सबसे पहले देखिए, तो ऑनर्स ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन, हमने बात करी हैव्स एंड हैव्स नॉट्स की, तो उसी के बारे में बता रहे हैं। एंड देयर आर टू क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट्स। दोज हु आर ओनर्स आर द एक्सप्लॉइटर्स, एंड जो नॉन ओनर्स है वो एक्सप्लॉइटेड है, सिंपल है। तो जो इनके बीच में रिलेशन है वो एसेंशियली कॉन्फ्लिक्चुअल होगा, डायलेक्टिकल होगा, है ना। तो ये स्ट्रगल को ही बेसिकली लीड करेगा, एंड इनके स्ट्रक्चर, इनके इंटरेस्ट जो वो भी कॉन्फ्लिक्टिंग है। तो ये सब मैं बता चुका हूँ। अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स, जो रियल आइडेंटिटी ऑफ मैन होती है इज द रियल आइडेंटिटी ऑफ हिज क्लास, है ना, कि आप किस क्लास से बिलोंग करते हो, वही आपकी आइडेंटिटी इज अ मैन। हीज इंटरेस्ट आर इंटरेस्ट ऑफ हिज क्लास, यानी कि अपने क्लास के बारे में सोचो, अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना ही होगा, वो भी सी का मतलब है बेसिकली कि अपने क्लास के बारे में सोचना। ऑल पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स ऑफ क्लास, ये बेसिकली कहा गया कार्ल मार्क्स के द्वारा। So the real interest of the worker is with the world, with the workers of the world, and religion and the nature is a false consciousness। समझ गया आप? तभी तो कहते हैं the workers of the world unite। किन्होंने दिया नारा, इन्होंने ही दिया। तो भगत सिंह ने भी उसका इस्तेमाल किया, नहीं किया, डेफिनेटली किया। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, रिलीजन एंड द नेचर इज अ फॉल्स कॉन्शियसनेस, ओपियम ऑफ द मासेस भी बोलते थे किसको, रिलीजन को। ठीक है, ऑलराइट। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, ऑलराइट। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल, बट इसके पहले एक इंसिडेंट बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है सर मैम। अच्छा, एक बार क्या होता है कि फ्रेडरिक एंगल्स की ना वाइफ की डेथ हो जाती है। क्या बोला मैंने? फ्रेडरिक एंगल्स की वाइफ की डेथ हो जाती है, इसके बारे में कार्ल मार्क्स को पता नहीं होता है। लेकिन कार्ल मार्क्स ना एक लेटर लिखते हैं एंगल्स को कि भाई हमको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, हमको रिलीफ चाहिए बेसिकली। तो उस टाइम पे फ्रेडरिक एंगल्स इमीडिएटली रिप्लाई नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने काफी टाइम ले लिया उनको, बेसिकली जब हम बात करते हैं रिप्लाई देने में। तो इनके बीच में थोड़ी-सी ठनाठनी हो गई थी, लेकिन कार्ल मार्क्स को पता नहीं था उस टाइम पे। तो ये कहते हैं कि फिर 3 से 4 दिन बाद एंगल्स का रिप्लाई आता है कि भई मेरी बहुत करीबी का डेथ हो चुका है, तो उस टाइम पे मैं रिप्लाई नहीं दे सका आपको। तो जितने मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने बताया आपके इंसिडेंट के बारे में, कार्ल मार्क्स कहते हैं फिर, है ना? और मेरे पास आप मतलब बहुत सिम्पैथी है मुझे, बहुत अ, एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे ये फ्रेंडशिप को लेकर के, है ना? और बहुत ही ज़्यादा बेसिकली माफी मांगते हैं कौन, कार्ल मार्क्स, कि वो इस टाइम पे उनके साथ नहीं थे, एंड सरनाम कि उन्होंने इस तरह की रिक्वेस्ट करी उस टाइम पे, क्योंकि एंगल्स जो थे वो हमेशा से सपोर्ट करते आ रहे फाइनेंशियली कार्ल मार्क्स को।
लेकिन कार्ल मार्क्स की हालत भी ना बहुत खराब थी। कार्ल मार्क्स की हालत बहुत ही खराब थी कि भई ये बताते हैं कि भई बहुत डेस्परेट कंडीशन है। लैंडलॉर्ड्स मेरे घर के बाहर खड़ा है, ब्रोकर मेरे घर के बाहर खड़ा है, बूचर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है मेरे उस चेक पे साइन करने के लिए। श कॉल की शॉर्टेज है, फूड की शॉर्टेज है और लिटिल जेनी जो है बेड पे है। ये लेटेस्ट मैं बेसिकली पढ़ के बता रहा हूँ आपको, जो कार्ल मार्क्स ने लिटिल का इंग्लिश की। ये कंडीशन बयाँ कर रहे हैं कि भई क्या हालत थी उनकी, है ना? और इसी टाइम पे ना ये लोग एक पार्टिकुलरली बहुत इंपोर्टेंट वर्क डास कैपिटल, जब हम बात करते हैं डास कैपिटल लिख रहे थे, डास कैपिटल को इन्होंने खत्म किया था। जो कि बाद में बर्लिन में पब्लिश हुई। तो बेसिकली आफ्टर द पब्लिशिंग ऑफ डास कैपिटल की क्या इनकी इनकी कंडीशन थोड़ी सुधरी। उसी के साथ जेनी की कंडीशन भी बहुत सुधरी। लेकिन कार्ल मार्क्स की डेटेरिएट हो गई और जो बीमारी का नाम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कौन-कौन को याद है भई? कौन-कौन को याद है वो बीमारी? वो बेसिकली कार्ल मार्क्स के शरीर में फैल गई और पूरी जिंदगी भर उससे बहुत सफरिंग। बट द थिंग इज़ ही वाज़ सफरिंग, बट एट द सेम टाइम ही वाज़ कंप्लीटिंग हिज़ वर्क्स, हिज़ रिसर्चेस कंटीन्यूअसली लिखते रहिए। अच्छा, डास कैपिटल से याद आया, एक बार कार्ल मार्क्स की मदर ने ना एक ताना मारा था। बेसिकली ताना नहीं, एक तरीके से हम बात करें कि कमेंट किया था कार्ल मार्क्स के ऊपर कि अगर कार्ल मार्क्स कैपिटल सच में बनाता लिखने की बजाय, तो इनकी फैमिली की ये हालत नहीं होती है। ठीक है? ये बेसिकली इनकी माँ के वर्ड्स हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं अपन तो। ओके। सो द कांसेप्ट ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल, तो द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरटू एक्जिस्टिंग सोसाइटीज हैज़ बीन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, कार्ल मार्क्स का ये कहना है। ये हम देख चुके हैं। तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग क्लास क्या है? हाँ? कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग क्लास क्या है? फिर हम इसका इम्प्लीकेशन भी देखेंगे। तो क्लास इज ए इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट व्हिच डिपेंड्स ऑन पर्सन्स रिलेशनशिप विद द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला मैंने? क्लास एक इकोनॉमिक स्टेटस है। क्या बोला? क्लास एक इकोनॉमिक स्टेटस है। डेफिनिटली कोई अमीर क्लास से है, कोई हायर क्लास, लोअर क्लास क्या होता है? यही तो हम बात करते हैं ना हमारी आम बोलचाल की भाषा में भी। व्हिच डिपेंड्स ऑन पर्सन का रिलेशनशिप विद द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या वो डोमिनेंट है या वो डोमिनेटेड है ना? तो अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स, देयर आर ओनली टू क्लासेस, एक ओनर्स एंड नॉन ओनर्स, हैव्स एंड हैव नॉट्स, एक्सप्लॉइटर एक्सप्लॉइटेड, डोमिनेटेड एंड सब्जुगेट। ये सब चीजें। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशंस जो होंगे बिटवीन द क्लासेस ऑलवेज ऑफ स्ट्रगल, यानी कि कोहेरेंस का नहीं रहेगा, एसिमिलेशन का नहीं रहेगा, बट ऑफ स्ट्रगल। सो देयर आर ऑलवेज हैव बीन क्लास स्ट्रगल एंड क्लास स्ट्रगल हैज बीन मूविंग फोर्स ऑफ द हिस्ट्री, राइट? एंड जो एक्सप्लोइटर क्लास है विल बी अ रिएक्शनरी क्लास, एंड एक्सप्लोइटेड क्लास जो रहेगी विल बी द रेवोल्यूशनरी और प्रोग्रेसिव क्लास। तो ये याद रखिएगा। एंड क्लास की हिस्ट्री तो मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले प्री हिस्टोरिक एज थी, फिर आपकी स्लेव सोसाइटी थी, फिर फ्यूडल थी, फिर कैपिटलिज्म की जब हम बात करते हैं, सोशलिज्म व्हिच इज द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट। समझ के चले ना, ये हम देख चुके हैं कंटिन्यूअसली। सो इट्स अ टेम्पररी स्टेट ऑफ ट्रांजिशन और इंटरमीडिएट स्टेज टू रीच व्हाट? कम्युनिज्म, है ना? सो व्हाट वर्क्स टू बी डन इन दिस स्टेज? भाई ये कहते हैं कि जितने भी नेसेसरी प्रिपरेशन किए जाने चाहिए कम्युनिज्म को लेकर के, है ना, जिससे कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आए, राइट? कि जिससे पावर जो है वो वर्कर्स के द्वारा कैप्चर कर ली जाए, बट लॉट्स रिमेन टू बी डन। ठीक है, बट व्हाट विल बी द सिस्टम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस स्टेज? सो फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। समझ के, जो जितना कार्य कर सकता है, उसकी काबिलियत क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, उतना उसको काम भी दिया जाएगा, एंड इस चीज को लेकर के ये है। सो इन कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट क्लेम दैट दे वर रिवॉर्ड ईच इन प्रैक्टिस। ठीक है, दे रिवॉर्ड ईच इन प्रैक्टिस। वर्कर जो है इज नॉट रिवॉर्डेड इन अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ देयर वर्क। क्यों? क्योंकि बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उनको वेजेस इतना नहीं मिलता था। सो इन ऑल द कंट्रीज वेयर द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशंस हैपेंड, द इंटरमीडिएट स्टेट बिकम द परमानेंट। क्या बोला मैंने? कि कम्युनिज्म आ ही नहीं पाया, सोशलिज्म तक रहेगा वो। सो इन नन ऑफ द कंट्रीज कम्युनिज्म केम इनटू रियलिटी, इवन द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड। सो इट वाज जस्ट द डिक्टेटरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। चाहे आप रशिया देख लीजिए, चाहे आप चाइना देख लीजिए, है ना, चाहे आप वियतनाम देख लीजिए, और भी बहुत सी जगह। सो हैव हाउ बेसिकली कम्युनिज्म विल कम? तो ये बेसिकली बेसिक क्वेश्चन है। तो ये क्लास स्ट्रगल एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास से निकले हुई चीजें। अच्छा, मुझे भी आपको एक चीज और समझानी है, फॉल्स कॉन्शियसनेस एंड ट्रू कॉन्शियसनेस। हालांकि बता चुका हूं ना मैं। हाँ, क्लास एंड इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ, ये आप बता चुका हूं बेसिकली। ऑलराइट, बात करते हैं। ओके, हाउ कम्युनिज्म विल कम देन? सो बाय पीसफुल मेथड, देयर इज नो नीड फॉर रेवोल्यूशन। सो रेवोल्यूशन इज ओनली व्हेन कैपिटलिज्म वाज एग्जिस्टिंग। समझ गए? सो इन सोशलिज्म, if in socialism works will capture power, hence there is no need of revolution। सोशलिज्म में ही काम हो जाएगा आपका, जरूरत ही नहीं है आपका कम्युनिज्म की लाने की, रेवोल्यूशन लाने की। सो आफ्टर ऑल नेसेसरी फॉर्मेलिटीज आर डन, देयर विल बी अ डिक्लेरेशन ऑफ कम्युनिज्म, जो कि बताएगा आपको स्टेट विच इज नाउ ओन्ड बाय द वर्कर्स, विच विल मेक डिक्लेरेशन ऑफ अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वंस प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अबोलिश्ड, ऑल विल बिलोंग टू वन क्लास। तो क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी आपकी, प्राइवेट
प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी यहाँ पर। तो ये बता चुका हूँ मैं आपको कि स्टेट को लेकर के, सोसाइटी को लेकर के क्या बेसिकली आइडियाज थे, है ना। प्रॉपर्टीज ऑन कलेक्टिवली सिंस द क्लासेस एंड क्लास स्ट्रगल्स एंड क्लासेस एंड द स्टेट इज नॉट नीडेड, स्टेट विद विद्रव्य, इसे बता चुका हूँ मैं आपको। कम्युनिज्म आ जाएगा, स्टेट सोसाइटी में जाएगी। सो कम्युनिज्म इज एनार्किज्म बट नॉट एनार्की। ये बड़ा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि एनार्किज्म है बट एनार्की नहीं है। द टास्क विच स्टेट वाज परफॉर्मिंग विल परफॉर्म बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ द पीपल। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन सोशलिज्म एंड नीड, कम्युनिज्म इज केयरिंग सोसाइटी, इट इज ए स्टेट ऑफ परफेक्ट फ्रीडम। समझ गया ये चीज। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं। जो कार्ल मार्क्स है उनका एनालिसिस ऑफ कैपिटलिज्म क्या कहता है। तो कैपिटलिज्म ये कहता है कि क्या, मैंने कहा था ना, मैंने आपको एक फैक्ट बताया था, एंड द फैक्ट वाज कि जो कार्ल मार्क्स और एंगल्स हैं वो स्लम्स में, वर्कर्स फैक्ट्रीज में जाकर के उनकी कंडीशन देख करके वापस आए, कम्युनिटी मैनिफेस्टो लिख दिया। उसमें क्या लिखा कि भाई कैपिटलिस्ट जो है वो अपनी खुद कबर खोद रहे हैं। ठीक है, दे आर देयर ओन ग्रेव डिगर्स। ठीक है, तो ये कहते हैं। तो कैपिटल सिंस द क्लासेस एंड क्लास स्ट्रगल्स एंड क्लासेस एंड द स्टेट इज नॉट नीडेड, स्टेट विद विद्रव्य, इसे बता चुका हूँ मैं आपको। कम्युनिज्म आ जाएगा, स्टेट सोसाइटी में जाएगी। सो कम्युनिज्म इज एनार्किज्म बट नॉट एनार्की। ये बड़ा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि एनार्किज्म है बट एनार्की नहीं है। द टास्क विच स्टेट वाज परफॉर्मिंग विल परफॉर्म बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ द पीपल। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन सोशलिज्म एंड नीड, कम्युनिज्म इज केयरिंग सोसाइटी, इट इज ए स्टेट ऑफ परफेक्ट फ्रीडम। समझ गया ये चीज। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं। जो कार्ल मार्क्स है उनका एनालिसिस ऑफ कैपिटलिज्म क्या कहता है। तो कैपिटलिज्म ये कहता है कि क्या, मैंने कहा था ना, मैंने आपको एक फैक्ट बताया था, एंड द फैक्ट वाज कि जो कार्ल मार्क्स और एंगल्स हैं वो स्लम्स में, वर्कर्स फैक्ट्रीज में जाकर के उनकी कंडीशन देख करके आए, वापस आए, कम्युनिटी मैनिफेस्टो लिख दिया। उसमें क्या लिखा कि भाई कैपिटलिस्ट जो है वो अपनी खुद कबर खोद रहे हैं। ठीक है, दे आर देयर ओन ग्रेव डिगर्स। ठीक है, तो ये कहते हैं। तो कैपिटलिज्म इज अ सिस्टम फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन which destroys itself, kinds of contradiction कौन से रहेंगे, between man and society, labor and capital, liberty and equality। ठीक है। तो कहते हैं कि कैपिटलिज्म जो है वो डीह्यूमनाइज कर रही है। क्या बोला मैंने? कैपिटलिज्म जो है वो डीह्यूमनाइज कर रही है मैन को, डीह्यूमनाइज कर रही है मैन को, डीह्यूमनाइज मैन। राइट, तो ये इसकी हम बात करते हैं। तो कैपिटलिस्ट जो लॉ ऑफ वेजेस है वो क्या कहता है कि वर्कर्स कैन नॉट बी गिव सरप्लस। क्या बोला मैंने? वर्कर्स कैन नॉट बी गिव सरप्लस। अधिक पैसे नहीं दोगे आप। अगर पैसे दोगे तो अगले दिन काम पे नहीं आएगा। सो ही हैज टू गिव द वेजेस विच शुड बी सफिशिएंट फॉर हिम टू सर्वाइव एंड कम बैक ऑन अ वर्क नेक्स्ट डे। बताया था मैंने? बताया था नहीं बताया था? सुन लो बस, सुन लो अंत तक। समझ में पूरी भाषा आएगी आपको, पूरी चीजें आएगी समझ में। ऑलराइट, बात करते हैं। So don't give him time and money to think about the revolt। सारे दिन काम कराओ और पैसा इतना दो कि अगले दिन वापस आ जाए। सोचने का टाइम नहीं मिलना चाहिए। मशीन डिस्प्लेस्ड वर्कर्स तो कैपिटलिस्ट टू सस्टेन द प्रॉफिट, ये इसकी बात करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स, कैपिटलिज्म है इज अ सिस्टम बेस्ड ऑन द कट थ्रोट कंपटीशन। गले काट देने वाले कंपटीशन की बात करते हैं। एंड स्मॉल प्लेयर्स शुड बी आउट। छोटे प्लेयर्स को उड़ा दो। राइट। सो एज कैपिटलिस्ट, अगर हम बात करें कैपिटलिस्ट प्रोग्रेसेस, कैपिटलिज्म प्रोग्रेसेस, इट्स कॉन्ट्राडिक्शन स्टार्ट्स कमिंग ऑन द सरफेस। एंड उसकी कमियां भी तो पता चलने लगेगी ना। राइट। अब वो कैसे पता चलेगी? ये जो प्रॉफिट है विच इज द इंजन ऑफ द कैपिटलिज्म। राइट। अब जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता है ना, क्या बढ़ता है? कंपटीशन बढ़ता है नहीं बढ़ता है? जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा तो लोग घुसेंगे प्रॉफिट के चक्कर में इसके अंदर, तो कंपटीशन भी बढ़ेगा। राइट। तो एक्सप्लॉइटेशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो किस पे निकाला जाए कंपटीशन का असर? हाँ, वो निकाला जाएगा वर्कर्स पे। तो एक्सप्लॉइटेशन कर किया जाएगा और बढ़ जाएगा बल्कि। एज कैपिटलिज्म प्रोग्रेसेस इट मूव्स टुवर्ड्स मोनोपोली। क्या बोला मैंने? मोनोपोली। ठीक है, क्या बोला मैंने? मोनोपोली। मोनोपोली की तरफ जाएगा ये। राइट, ओके। कैपिटलिज्म एंड दे शेल एलिमिनेट स्मॉल प्लेयर्स, पैटी बुर्जुआइसी, क्लास विल लूजिंग देयर बिजनेसेस। जो छोटे मोटे बिजनेस है, एंड इट विल रिजल्ट इन द पैटी बुर्जुआइसी क्लास मिडिल ज्वाइनिंग द रैंक ऑफ द वर्कर्स। कि भाई जो पहले छोटे मोटे बिजनेस कर रहे थे वो अब कहते हैं कि भाई धंधे में बात ही नहीं है, हम तो काम ही कर लेंगे इससे। चलो ठीक है, सुना होगा आपने सब चीजें। तो वो ये सब यही है। So this will result in the polarization of the society that two class haves and haves not, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको। एंड जो कैपिटलिज्म इज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ये बता चुका हूँ। साइकिल ऑफ बूम आती है, फिर बर्स्ट आती है मिडिल क्लासेस की, एंड विल आल्सो जॉइनिंग द वर्किंग क्लासेस एंड लूज द परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर अगर आप लूज कर जाते हो तो
कैपिटलिज्म के लिए इतना जबरदस्त इंसेंटिव होता है ये काम करना कि भाई इनको काम पे रखो, इनको पैसे दो और सामान वही खरीदेंगे जो ये बना रहा है। समझ गए? तो कैपिटलिज्म एबल टू for the depressions and other contradiction where the market is flooded with the goods but very few buyers. So all such development will अगर हम बात करें cumulate into the installation and where there is a complete disequilibrium in the economy. ठीक है? तो इसीलिए कहते हैं कि भाई अगर आप ज्यादा इसमें अत्याचार करोगे तो काम नहीं होगा, है ना? काम नहीं होगा तो ऑलरेडी परचेजिंग पावर कम है, एक ही दिन का तो दे रहे हो आप खर्चा, है ना? वेजेस बहुत कम है, तो अल्टीमेटली जो गुड्स आपने बनाए हैं उसको खरीदेगा कौन? तो ये बेसिकली आइडिया था, बेसिकली मार्क्स का एक्सप्लेन करने का कैपिटल। अनदर रीजन ऑल्सो, देयर इज एन अनदर रीजन ऑल्सो व्हिच दैट इज कि भाई जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोलेटेरिएट जो है विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, द कॉन्शियसनेस ऑफ एक्सप्लॉइटेड जो है एक्सप्लॉइटेशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ये भी पता चलता चलेगा लोगों को। अल्टीमेटली एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर क्लास इन इटसेल्फ विल टर्न इनटू द क्लास फॉर इटसेल्फ। क्लास इन इटसेल्फ की सिचुएशन बताई थी मैंने। क्लास इन इटसेल्फ क्या होता है? क्लास इन इटसेल्फ ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर ये इग्नोरेंस की सिचुएशन है, जहां पर जो कैपिटलिस्ट है वो इनको सोचने का समय नहीं देते, उनको पता ही नहीं लगने देता है कि भाई हमारे पास ताकत भी है रिवोल्ट की। तो क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ आ जाओ ना, यहाँ पर कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगी। क्या बोला मैंने? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का यहाँ मतलब है अवेयरनेस, राइट? ये सब चीज इसी के साथ जो कैपिटलिस्ट है वो अपने ग्रेव खुद खोद रहे हैं एंड ही बेसिकली इंजोर्स इंस्पायर द वर्किंग क्लासेस दैट द कैपिटलिज्म जो है इज बेस्ड is bound to be end, right? But instead of waiting for its natural death, workers can rise and revolt। कि भाई अगर आप कैपिटलिज्म अपनी मौत मरेगा तो काफी टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा तो एक फैक्टर हम क्रिएट करते हैं जिससे ज्यादा जल्दी खत्म हो, वो है वर्कर्स का राइज, रिवोल्ट करने का। तो ये कार्ल मार्क्स सजेस्ट, अब इन्हीं सबको यहाँ पे लिख दिया भैया, अब इन्हीं सबको यहाँ पे लिख दिया। कैपिटलिज्म डिफर्स फ्रॉम द प्रीवियस मोड ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटलिज्म इमर्ज इन मॉडर्न टाइम, अर्लियर मोड ऑफ प्रोडक्शन। वंस मशीन स्टार्टेड प्रोडक्शन स्टार्ट प्रोड्यूस सरप्लस। ये बता चुका हूँ। फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन, वर्कर्स को ना तो लैंड बताते, स्टॉप वर्कर्स नाइदर हैड लैंड और कैपिटल, तो दे आर ओनली लेबर टू सेल, है ना? ना तो बेसिकली होता है ना कि भाई हमारे पास क्या है बेचने के लिए, शरीर है खुद का, वो सब चीजें। तो कैपिटलिज्म का नेचर क्या होता है? डिह्यूमनाइजिंग है। प्रॉफिट इज द इंजन ऑफ कैपिटलिज्म, बता चुका हूँ। प्रॉफिट इज अर्न्ड बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यही बता चुका हूँ आपको। हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देन? तो कैपिटलिस्ट लॉ ऑफ वेजेस एक्सप्लेन कर दिया अभी अभी। डिस्प्लेस द लेबर एंड रिप्लेस इट विद द मशीन, मशीनरी जो पावर आती है, तो उससे बेसिकली क्या होता है? मैकेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, मैकेनाइजेशन ऑफ द लेबर। तो कैपिटलिज्म जो है वो ऑटोमेटिकली लीड्स टू द मोनोपोलाइजेशन, ये बता चुका हूँ। तो व्हाट हैपेंस इन द सोसाइटी? तो कंप्लीट इम्बैलेंस हो जाता है। मार्क्स सजेस्ट करते हैं कैपिटलिस्ट डिग देयर ओन ग्रेव्स, ये बता चुका हूँ आपको। रेवोल्यूशन will take place when masses develop revolutionary consciousness, and there are two types of consciousness: false consciousness and class consciousness। ये मैं बताना चाह रहा था आपको। false consciousness को lower consciousness बोलते हैं। तो ये जनरेटेड होते हैं by the intellectual class working in interest of the domestic class। So religion, नेशन हैव बीन यूज्ड टू जनरेट द फॉल्स कॉन्शियसनेस कि भाई ये राजा हैं और ये राजा ही रहेंगे, क्यों? क्योंकि इनको ऊपर वाले ने चुना। ये बता रहा हूँ एक तरीके से, फॉल्स कॉन्शियसनेस का एग्जांपल है। ठीक। दूसरा क्लास कॉन्शियसनेस। क्लास कॉन्शियसनेस क्या होती है? ट्रू कॉन्शियसनेस है, जहां पर वर्क व्हेन वर्कर्स बिकम अवेयर ऑफ देयर एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, एंड दे स्टार्ट डेवलपिंग देयर क्लास कॉन्शियसनेस। क्लास कॉन्शियसनेस इज आल्सो एट टू लेवल्स, एक होता है क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ, ये बता चुका हूं मैं। इट्स ए स्टेट, ये लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होती है जहां पर पता ही नहीं है लोगों को, ठीक है, कि वो किस तरीके से सफर कर रहे हैं अपनी क्लासेस के बारे में, उनका जो डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग है वो नहीं पता। क्लास फॉर इटसेल्फ ये होता है हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कि भाई हमारा भला नहीं, क्लास का भला सोचना है तब हमारा भला होगा। तो ये सब चीजें इजी वे में समझा चुका हूं। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू क्या होता है? सिंपल भाषा में समझ लो, बड़ा मजा आ जाएगा। तो सरप्लस वैल्यू मतलब होता है, सरप्लस वैल्यू का मतलब होता है प्रॉफिट। क्या बोला मैंने? सरप्लस वैल्यू का मतलब होता है प्रॉफिट, सिंपल। अब जो सरप्लस वैल्यू है इज अ कॉज ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। प्रॉफिट के लिए क्या होगा? एक्सप्लॉइटेशन। अभी अभी अपने ऊपर देखा, क्या होगा? एक्सप्लॉइटेशन होगा। अब कैपिटलिस्ट जो होते हैं डज नॉट शेयर प्रॉफिट विद द वर्कर्स। क्यों करेंगे भाई? उनके साथ तो वेजेस दे देते, खत्म बात। प्रॉफिट तो वो बनाएंगे। क्या? ठीक है। अब जो सरप्लस वैल्यू है बिकम्स कैपिटल। अब ये जो सरप्लस वैल्यू है ये कैपिटल बन जाएगा, राइट? क्या हो जाएगा? बिजनेस में लगाएंगे ना, कैपिटल बन जाएगा। एंड दिस कैपिटल गिव्स कैपिटल द बार्गेनिंग पावर। दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द एक्सप्लॉइटेशन, एंड द मोर वर्कर्स वर्क, द गैप बिटवीन द वर्कर एंड द कैपिटलिस्ट इंक्रीजेस। कि ज्यादा से ज्यादा कैपिटल, ज्यादा से ज्यादा वर्कर, ज्यादा से ज्यादा काम, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, है ना? एंड गिविंग मोर, अगर आप बात करें अपॉर्चुनिटी फॉर इज मोर एक्सप्लॉइटेशन, दस कैपिटलिज्म इज एक्सट्रीमली इनह्यूमन एंड एक्सप्लॉइटेटिव। ठीक है, तो मार्क्स डिस्क्राइब वैल्यूज एज फॉलोइंग: यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू।
यूजुअली क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ यूटिलिटी कमोडिटी हैज फॉर अ पर्सन, एंड एक्सचेंज वैल्यू क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ पर्सन इज विलिंग टू पे इन रिटर्न ऑफ कमोडिटी विच हैज यूज वैल्यू। ठीक है। एंड सरप्लस वैल्यू होती है, इट्स एन एडिशनल वैल्यू जनरेटेड बाय द कैपिटलिस्ट, जैसे मान लीजिए पहले 8 घंटे काम करा देते, वो 12 घंटे काम करा रहे हैं, तो 4 घंटे का सरप्लस जनरेट हो गया। सरप्लस वैल्यू इज द थेफ्ट कैपिटलिस्ट कैप्ट द मनी विच बिलोंग टू द वर्कर्स। ठीक है। तो जिससे उनको ओवर टाइम ना देना या फिर इंक्रीज सैलरी या बोनस वगैरह नहीं देना, ये सब चीजें। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी? ये बताते हैं कि पॉवर्टी इज द प्रॉब्लम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड द प्रॉब्लम इज एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ बाय द फ्यू, जिसको हम बोलते हैं ना इनइक्वालिटी गैप हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, तो वो यही है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। अच्छा मुझे बताओगे आप, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है? मैं बताता हूँ डीपीएसपी में, आप बताओ मुझे कौन से आर्टिकल में, बहुत जरूरी है। ठीक है। बिकॉज ऑफ नॉट गिविंग अदर्स देयर ड्यूज, सो द प्रॉब्लम लाइज द क्रीम। सो लालच की वजह से प्रॉपर पॉवर्टी बढ़ती जाती है और रिडिस्ट्रीब्यूशन की दिक्कत है। तो कैपिटलिज्म लीड टू द एलिनेशन, एंड कैपिटलिज्म ही एलिनेट करता है मैन फ्रॉम मैन। अब ये कैसे, मैं बताता हूँ आपको एलिनेशन कॉन्सेप्ट। All right, let's discuss the concept of alienation by Karl Marx. But उसके पहले डिस्कस करना पड़ेगा आपको द कॉन्सेप्ट ऑफ alienation by the Hegel. However, I have actually explained this in a very detail. अगर हम बात करें इसकी तो हीगल वाले लेक्चर में, तो आपको जाकर के वहां पे देखना है। बट फॉर कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू स्टडी इट हियर। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू हीगल ना, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स डायमेंशन। पहला पार्ट आता है स्पिरिचुअलिस्टिक डायमेंशन, एंड दूसरा पार्ट होता है आपका मटीरियलिस्टिक डायमेंशन। तो मैन ऑल्सो हैज टू डायमेंशन इन हिज पर्सनालिटी, पहला स्पिरिचुअल, सेकंड मटीरियल। तो कहता है कि वंस मैन कम इनटू एग्जिस्टेंस, मैन गेट्स एलिनेटेड फ्रॉम द गॉड, एंड ईच पर्सन हैज द एलिमेंट ऑफ गॉड। ठीक है। ये कहते हैं कि भाई एक बार जब मैन का एग्जिस्टेंस हो जाता है तो गॉड से एलिनेट हो जाता है, लेकिन एलिमेंट ऑफ गॉड उसके अंदर रहता है। वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इट, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड अदर पर्सन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गॉड व्हेन वी विल यूज आवर रीजन और माइंड। तो ये इस्तेमाल करते हैं गाइस का, किसका, माइंड का, रीजन का। लेकिन ये कहते हैं कि एलिनेशन ऑफ मैन फ्रॉम गॉड्स एंड्स ओनली इन द स्टेट वी बिकम द पार्ट ऑफ अ होल, है ना। दूसरा बात करते हैं कि सिंस मार्क्स रिकॉग्नाइज द ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, एलिनेशन कैन बी got over only by the object creating praxis। क्या मतलब है बताता हूं, by changing the very condition in which the objects are created। खत्म है एक बार में, जहां से बेसिकली गॉड्स बन करके आए, है ना। तो बेसिकली स्टेट खत्म होना बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है इस चीज को। इन शॉर्ट, जब हेगल बोलते हैं, हेगल का जो एलिनेशन है इज द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस सब्जेक्ट टू द एलिमिनेशन ऑफ अनदर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन मार्क्स के लिए एलिनेशन का मतलब ये नहीं है। मार्क्स का एलिनेशन रिलेटेड है रियल एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से, एंड कैन बी ओवरकम इन रियल स्पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटेड एक्टिविटी। क्योंकि देखिए डिफरेंस सिंपल सा चीज यही है, जो इन्होंने स्पिरिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट दिया है गॉड से कनेक्ट करके, इसको एलिनेशन के आइडिया को, उसको कार्ल मार्क्स रिजेक्ट करते हैं, और यही डिफरेंस क्रिएट होता है। तभी तो हीगल कहते हैं कि भाई rational is real and real is rational. So, in other words, when it comes to it is recognition by the consciousness that objects are merely alienated or reified consciousness की बात करते हैं। तो distinguishing between objectification and alienation is this, कि जो कार्ल मार्क्स है वो vehemently अटैक करते हैं हीगल को for identifying the existence of objects with the alienation which makes the objective world a mere phantasm। ठीक है, कि भाई भाई ये मजाक है क्या, है ना, कि भाई आप आइडेंटिफाई करते हो एक्सिस्टेंस, उसको गॉड से कनेक्ट कर दे रहे हो, है ना। तो ये इसका आइडिया था। मार्क्स डज सो बाय डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ऑब्जेक्टिफिकेशन एंड एलिनेशन। तो ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं करते हैं बेस्ड ऑन द प्रोमाइस ऑफ द मटेरियल एक्सिस्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट, कि भाई दिख रहा है ना आपको ये। तो बेसिकली दिस इज द आइडिया, दिस इज द ओरिजिन ऑफ द मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, कि भाई एक्सिस्टेंस का सोर्स ये है, while alienation is a state of consciousness resulting from a specific type of relationship, किनके बीच में, मैन एंड ऑब्जेक्ट के बीच में। तो सच रिलेशनशिप कैन नॉट बी अ फैंटेसी बिकॉज ऑब्जेक्ट्स आर रियल, सिंपल, फुल स्टॉप, खत्म, आगे आप सब जो कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन, तो कहते हैं कि एलिनेशन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ यंग मार्क्स, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट ऑफ यंग मार्क्स, क्या बोला मैंने, यंग मार्क्स, मिचो मार्क्स का नहीं है। ठीक है। एंड इनकी बुक है इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट। क्या बोला मैंने, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो कॉन्टेक्स्ट अगर हम इसका सेट करें तो दिस इज the so-called जो freedom है, liberty of the capitalist society is a false consciousness and it's not freedom but isolation. So this is the basic idea behind the alienation। और इनकी किस बुक में मिलता है आपको, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट में, याद रखना। ऑलराइट, तो ये कहते हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, कि भाई
एलिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिनेशन का मतलब होता है estrangement। क्या बोला मैंने? लिख देता हूं मैं यहाँ पे आपके लिए। estrangement मतलब मैन गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम हिमसेल्फ, अपने आप से ही खत्म होता जा रहा है, अपने आप से ही सेपरेट होता जा रहा है। तो इट्स स्टेट ऑफ डीह्यूमनाइजिंग कॉजिंग एनिमल एग्जिस्टेंस। समझ गया? जिसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं होती है ना? सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, खुद के बारे में जानने की शक्ति, वो कौन होता है? वो एनिमल के बराबर ही तो हुआ। तो यही तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं, यही तो कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं यहाँ पर। सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? तो हीगल और फ्यूरबैच, इनके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जो मार्क्स की थ्योरी है, ये कहते हैं कि इट इज नॉट इनफ फॉर अ मैन टू गेट लिबरेटेड फ्रॉम रिलीजन एंड गॉड, बट जो एक्सप्लोइटेशन जो हो रहा है ना, उसको खत्म करने की जरूरत है। व्हेन वी डिस्ट्रॉय नॉट जस्ट गॉड बट द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटलिज्म, तब जाके खत्म होगा। और अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, जो रियल कॉज ऑफ एलियनेशन है, वो क्या है आपका? वो है कैपिटलिज्म। समझ गए आप? तो घूम फिर करके सारी बात वहीं आ जाती है, घूम फिर करके सारी बात वहीं आ जाती है सर मैम। ये कहते हैं कि भाई जो कैपिटलिज्म है, ये ह्यूमन को डीह्यूमनाइज कर दे रहे हैं, इंसान को डीह्यूमनाइज कर दे रहे हैं। और कैपिटलिज्म ही फोर्स करता है मैन को टू डू व्हाट मार्केट वांट्स, नॉट व्हाट ही वांट्स। समझ गया आप? सो देयर इज नो स्कोप फॉर द फ्रीडम इन कैपिटलिज्म, एंड फ्रीडम लाइज इन द, सॉरी, सो लिविंग अकॉर्डिंग टू आवर ट्रू नेचर, राइट? सो भाई ये कहते हैं कि डूइंग व्हाट वी वांट टू डू, राइट, ये जरूरी है, ना कि डूइंग व्हाट मार्केट्स वांट टू डू, राइट। एंड ये कहते हैं कि भाई हमको वो करना चाहिए जो कि हमारा नेचर हमसे कहने को कर दे रहा है। मैन इज सोशल बाय नेचर एंड मैन इज क्रिएटेड बाय नेचर। इसके इनका इनका काउंटर आर्ग्यूमेंट है। एंड इसी के साथ साथ कार्ल मार्क्स बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं एलियनेशन को, जो इंसान के द्वारा, मैन के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है चार स्टेजेस में, चार स्टेजेस में, जो कि आगे इसके अंदर मेंशन है। तो पहले देख लीजिए, मैंने बताया आपको एलियनेशन जो है ईगल में, वो किस तरीके से अलग है। सेपरेशन फ्रॉम मैन फ्रॉम द यूनिवर्सल स्पिरिट, एंड एलियनेशन कैन बी एंड बाय रेजिंग कॉन्शियसनेस। ये कहते हैं कि कॉन्शियसनेस रेज करो, आप खत्म हो जाएगा सब। तो यंग ईगलियंस जो होता है, जैसे प्योर बैच डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन इन डिफरेंट वे, एंड हियर दैट जो मैन है रिमेन एलियनेटेड बिकॉज ऑफ द रिलीजन। ये बहुत ही संकीर्ण होकर सोचते हैं। इन्होंने बुक भी लिखी थी क्रिश्चियनिटी में, मैंने बताया था आपको। सो इट इज बिकॉज ऑफ द रिलीजन वी लिव इन स्टेट ऑफ बॉन्डेजेस। एंड कार्ल मार्क्स ने यही करके इनको कहा कि भाई बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन दिया है इन्होंने। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन इन मार्क्स इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन गिवन बाय हीगल एंड फ्यूरबाच, हाउएवर he criticized them and he was a young Hegelian. Marx went further in the concept of alienation. So alienation will not end only by coming out of the influence of religion, and religion is just part of a superstructure. याद? तभी तो ये कहते हैं कि भाई हमको एलिनेशन को खत्म करने के लिए ना पूरा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिटलिस्ट सोसाइटी को ही खत्म करना पड़ेगा। ये चीज उसको चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको कि कार्ल मार्क्स ने ना क्या कहा इसके बारे में, कि जो बेसिकली एलिनेशन के चार स्टेजेस इन्होंने बताया इसके अंदर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बताता हूँ आपको। सबसे पहले है एलिनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला मैंने? एलिनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये बहुत जरूरी है, यूपीएससी में तो कितनी बार पूछा गया है, नेट में तो भर भर के हर साल ही क्वेश्चन आता है लगभग, है ना? सेकंड, अगर हम बात करें एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर। क्या बोला मैंने? कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस से इन्होंने प्रोडक्ट बनाया ना, उसी से एलिनेट कर दो। थर्ड, एलिनेशन फ्रॉम द नेचर ऑफ मैन विद द सोसाइटी। नेचर से ही इनको डिफरेंस कर दो सर एंड मैम, एलिनेट कर दो सर एंड मैम। लास्ट, एलिनेशन फ्रॉम हिमसेल्फ। सबसे खतरनाक है ये, सबसे खतरनाक है ये। ठीक है? तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो खुद ही से ही एलिनेट हो जाएगा। तो प्रोडक्शन प्रोसेस से स्टार्ट होता है, फिर प्रोडक्ट, फिर नेचर ऑफ नेचर विद द सोसाइटी, नेचर ऑफ मैन विद द सोसाइटी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक, एलिनेशन फ्रॉम हिमसेल्फ। तो सोल्यूशन, सोल्यूशन भी दिया होगा ना? अगर प्रॉब्लम दी है, बताइए, उजागर की है, एनालिसिस किया है, तो सोल्यूशन भी दिया होगा। यस, बिल्कुल दिया है। सोल्यूशन है सिंपल, कैपिटलिज्म को खत्म करो, कैपिटलिज्म को खत्म करो। और कैसे खत्म करेंगे? रेवोल्यूशन के थ्रू खत्म करेंगे, रेवोल्यूशन के थ्रू खत्म करेंगे। एंड किसको लेकर के आ जाए? कम्युनिज्म को। अपने आप इन ऑर्डर आ जाएगी चीजें, ये थे। तो आप पढ़ लीजिए जो मार्क्स का कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन है, came to the limelight only after the publication of economic and philosophical manuscript in 1930s, जो कि मैं बता चुका हूँ। तो ये क्रिटिकल थे कैपिटलिज्म के, बिकॉज कैपिटलिज्म dehumanizes man, alienates man। ये सब चीजें बता चुका हूँ। एलिनेशन is not limited to the workers. Even capitalists are alienated, and alienation is a situation where all freedom of man is taken up by the market. Already explained. Capitalism, according to Marx, as two human capitalists, two humans do not speak with each other. One is seller, other is buyer, right?
Okay. So the relation between the patient and doctor is a relation of buyer and seller, according to Marx. And Marx कहते हैं, he explains that alienation faced by the working class, according to Marx, is true nature of man. यानी कि man is creative by nature, first thing ये, and man is social by nature. तो ये चीज तो clear. And बाकी चार है, आपको स्टेजेस जो है वो समझा चुका हूँ मैं. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ एलिनेशन. समझ में आया आपको? नहीं आया तो वापस पूछ लीजिए, वापस एक्सप्लेन या फिर वापस से देख लीजिए इसको. फिर भी नहीं आता है तो टेलीग्राम रहा आपके लिए, है ना? वहां पर डिस्कशन स्टार्ट कीजिए, वहां पर आई विल ज्वाइन एंड आई विल एक्सप्लेन. ऑलराइट, कमेंट्स है आपके, आप कमेंट्स दीजिए, आपको इमीडिएटली रिप्लाई मिलेगा. राइट, आई मीन आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गेट एज सून एज पॉसिबल. राइट, ऑलराइट. बात करते हैं एडवांटेज, सॉरी नॉट एडवांटेजेस, बट ये कहते हैं कि भाई कम्युनिज्म इज ए स्टेट ऑफ परफेक्ट फ्रीडम. ये कहते हैं आप जस्टिफाई भी करेंगे कि अगर मैं कम्युनिज्म को लेकर के आ रहा हूं तो आई जस्टिफाई कि परफेक्ट फ्रीडम का क्यों है ये. तो इसके एडवांटेजेस देख लीजिए, वही है. तो ये कहते हैं कि स्टेट ऑफ परफेक्ट टू फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटी. सो स्टेट ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस जो कैपिटलिस्ट डिसाइड करता है, कंपेल करता है मैन को टू वर्क, दस अंडरमाइंस कि भाई देखिए हम काम करेंगे, वेज मिलेगी. राइट, बट यहां पर ऐसा नहीं है ना, समझना, यहां पर ऐसा नहीं है. ये बताते हैं फ्रीडम का अलग कॉन्सेप्ट, परफेक्ट हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट. जो कैपिटलिज्म में कंपेल करता है मैन को टू वर्क, जस्ट अंडरमाइन द लेबर. उसकी लेबर की उसको इक्वल वेजेस नहीं मिलती है. रिलेटिव अगर हम बात करें, रिलेटिवली अगर हम बात करें तो इनको वेजेस नहीं दी जाती. इन इन कम्युनिज्म मैन विल वर्क फॉर सेटिस्फैक्शन, कि भाई हम हमारे लिए भी कर रहे हैं, समाज के लिए भी कर रहे हैं. फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द क्रिएटिव अर्ज, कि भाई आपको ये काम पसंद है, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. रिमेंबर ये वाला वर्ड, ये वाला फ्रेज याद है आपको? अकॉर्डिंग टू वंस एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू वंस नीड. तो उसलिए जैसे कोई आर्टिस्ट है, अब आप उसको फैक्ट्री में लगा दो, उसका क्या इस्तेमाल कर पाओगे? नहीं नहीं, नहीं ना कर पाओगे. तो आर्टिस्ट को आर्टिस्ट वाला काम दो, इस तरीके से. ठीक है, तो ऑलराइट. बात करते हैं इन कैपिटलिज्म, जब वर्कर इन कैपिटलिस्ट एलियनेट हो जाते हैं. हाउएवर, पेन इज मोर फॉर वर्कर्स देन द कैपिटलिस्ट. हालांकि दोनों होते हैं एलियनेशन, दोनों एलियनेशन के शिकार है, बट वर्कर ज्यादा खतरनाक तरीके से शिकार होता है. हेंस इट इज ऑल्सो एन इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट टू सपोर्ट द कम्युनिज्म. ठीक, यहाँ पर इसकी बात करते हैं. तो कम्युनिज्म ईच वर्ल्ड विल वर्क अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी एंड ईच वन विल गेट अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स. तो सोसाइटी विल टेक केयर ऑफ नीड ऑफ द मैन. मैन विल नॉट वर्क फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द बेसिक नीड बट फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ द क्रिएटिव नीड. समझ गए? बता दिया ना. तो ट्रू फ्रीडम जो है इज द फ्रीडम फॉर द नेसेसिटीज, एंड जो कि कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग कैपिटलिस्ट जो है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं. एंड मार्क्स मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन द फ्रीडम एंड लिबर्टी. ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये आ सकता है क्वेश्चन पीएसआईआर में आ सकता है. ये लिबर्टी एंड फ्रीडम में क्या डिफरेंस है? तो लिबर्टी इज बेसिकली अ बुर्जुआइजी कॉन्सेप्ट, and liberty is a capitalist in a capitalist society is a false consciousness. So liberty is a right which man has to protect himself from the society. But freedom is a condition. What? Freedom is a condition, and freedom is a situation also where society guarantees the fulfillment of the basic need of the man. यानी कि काम आप कर दीजिए और आपकी कैपेसिटी, मान लीजिए कोई 100 चीज प्रोड्यूस करने की ताकत रखता है, ताकतवर है, चाटा कट्टा है ना? लेकिन इसको उसकी नीड के अकॉर्डिंग सामान मिलेगा वापस. समझ गया वो सब चीजें? Alright. So freedom does not alienate man from man. Freedom ends alienation. In communism, man can realize his true nature, his social nature and creative nature. ये बात करते हैं, इसलिए कम्युनिज्म इज अ प्रॉपर फ्रीडम. ऑलराइट, अब कार्ल मार्क्स के थ्योरी का इनके पॉलिटिकल थॉट्स का ना लास्ट पार्ट पे हम आ चुके हैं, विच इज द थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन. इसके बाद हम एंड करेंगे. एंड अगर आप अभी तक सुनते हुए आ रहे हो ना, तो आप बहुत डेडिकेटेड हो, बहुत ही पेशेंस है आप में. एंड क्योंकि मुझे सेंड कर रहे हो. राइट, ऑलराइट. बट यहाँ से आप वो लेकर के जाओगे जो कहीं भी आपको मिलेगा नहीं, है ना? स्पेशली फ्री तो नहीं मिलेगा. ऑलराइट, ओके. सो जो कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन है, उसके पहले ना थोड़ी बहुत बातें समझो, इसका कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ आपको. जो कार्ल मार्क्स ना, अच्छा मार्क्सिज्म ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्क्सिज्म जो है एंड स्पेशली कार्ल मार्क्स का आइडियाज जो है, दीज आर नॉट फॉर द कंट्रीज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्री, इनके लिए नहीं है, जहां पर कैपिटलिज्म पूरी तरीके से जनरेट नहीं हुआ, डेवलप नहीं हुआ. कार्ल मार्क्स का जो आइडिया है और जो मार्क्सिज्म है, वो कहते हैं कि ये उन्हीं कंट्रीज के लिए है जहां पर कैपिटलिज्म जो है वो फुली डेवलप्ड है. क्या बोला मैंने? कैपिटलिज्म जो है वो फुली डेवलप्ड है, पूरे चरम पर है अपने में, अच्छे से काम कर रहा है. सो दैट जितने भी कॉन्ट्राडिक्शन होंगे कैन बी अंडरस्टूड, यानी कि रिएक्शन हाथों हाथ आएंगे ना. सो मार्क्सिज्म was actually not for the third world countries, and he was against any party. He only wanted working classes to develop true consciousness by understanding their exploitation on their own. अपने आप जब तक समझ में नहीं आएगी ना, ये नहीं समझाने जाएंगे वर्कर्स को फैक्ट्रीज में, जब तक उन्हें खुद समझ में नहीं आएगा. खुद समझ में कब आएगी? जब कैपिटलिज्म पूरे चरम पर होगा, फुल्ली डेवलप तरीके से काम कर रहा होगा. अभी जो सोसाइटीज है, थर्ड वर्ल्ड की सोसाइटीज है, डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है, वो नहीं समझ सकते इस चीज को, अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स और मार्क्स.
अच्छा, जब मैं मार्क्सिज्म बोलता हूँ ना, तो मार्क्सिज्म का मतलब है आइडियोलॉजी जो कार्ल मार्क्स के द्वारा स्टार्ट की गई एंड इन्फ्लुएंस्ड है, एंड बाद में जो अदर थिंकर्स आते हैं जैसे एंटोनियो ग्राम्सी है, लेनिन है, वो सब इसमें अंदर कंट्रीब्यूशन देते हैं, राइट? ऑलराइट। सो बेसिक टेनेट्स तो इनके सेम ही है, सिमिलर ही है ना? बट हाउएवर कि भाई जो कार्ल मार्क्स थे उनके पर्सपेक्टिव थोड़े अलग है, फिर इनको मॉडिफाई कर दिया जाता है अदर थिंक। ऑलराइट, आगे देखते हैं हम तो रिवॉल्यूशन। बट ओके, सो ही बिलीव दैट जो रिवॉल्यूशन है शुड बी स्पॉन्टेनियस। ये वर्ड्स याद रखिएगा, स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन है भाई? नेक्स्ट है कि ये कहता है कि जो सोशलिस्ट है, विच वाज टू बी ऑन अ टेम्पररी फेज काइंड ऑफ थिंग, टेम्पररी फिनोमिना बिकम परमानेंट फिनोमिना एट द टाइम ऑफ द, तब हम बात करते हैं लेनिन, एंड कम्युनिज्म नेवर केम। ठीक है, एक तो ये चीज है। इवन डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट डिड नॉट कम, इंस्टेड डिक्टेटरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी आ चुकी है। ये भी हम बात करते हैं। बोथ चाइना एंड यूएसएसआर, इवन नॉर्थ कोरिया become totalitarian societies, and situation become worse and ultimately is called the communist state in Eastern Europe and former like the, अगर हम बात करें former USSR collapse उस टाइम पे। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है एंड ये एग्जांपल दिए मैंने जो कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो रेवोल्यूशन इज ओनली व्हेन मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस। ठीक है, जब मोड ऑफ प्रोडक्शन ही चेंज हो जाएगा ना, तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, तब बेसिकली रेवोल्यूशन आएगा। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं इन कार्ल मार्क्स वी सी ओनली वन रेवोल्यूशन व्हेन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंजेस, ऑल स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली चेंजेस। समझ गए? इस तरीके से यानी कि जो आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, हमने बात करी थी, तो जैसे ये चेंज हो जाएगा, ऊपर वाले सब चेंज हो जाएंगे। लॉ ऑफ डायरेक्टिविटी एक्सप्लेन करता है कॉज ऑफ रेवोल्यूशन क्या है वो। अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स, जो कॉन्ट्रडिक्शन होता है कंटेन्स द सीड्स इन इट्स ओन डिस्ट्रक्शन। चेंजेस डज नॉट हैपन ओवरनाइट, इट ओनली अपीयर्स, सो इनिशियली क्वांटिटेटिव चेंजेस हैपन एंड देन क्वांटिटी चेंजेस इनटू द क्वालिटी। ये हम बात कर चुके हैं। तो न्यू कोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन न्यू कोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन डेवलप व्हेन रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन डेवलप्स। ये बात है। दूसरा है फ्रॉम टाइम ओल्ड एंड न्यू कोएग्जिस्ट। However, time comes when coexistence is not possible. Old become better on the growth of new, and old has to be destroyed for the new to move further. ठीक है, तो पुरानी चीजों को खत्म करना पड़ेगा अगर वो नहीं चलानी। तो यही तो रिवोल्यूशन होता है, और क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन है विल टेक प्लेस ओनली इन द कंट्रीज वेयर कैपिटलिज्म इज फुली डेवलप्ड। जब हम डिस्कस कर चुके हैं, ओनली व्हेन कैपिटलिज्म इज फुली डेवलप्ड वी कैन अंडरस्टैंड ऑल कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द कैपिटलिज्म। और बाकी चीजें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। अच्छा, ये तो खत्म हो गया। अब ये समझो, एक चीज समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। कार्ल मार्क्स ने ना कुछ प्रेडिक्शन किए थे, कार्ल मार्क्स ने कुछ प्रेडिक्शन किए थे कैपिटलिज्म को लेकर के। अब वो क्या थे, मैं बताता हूँ आपको। कार्ल मार्क्स ने कहा था, अच्छा ये सब इस चीज को ही लैड करती है। कार्ल मार्क्स की जो प्रेडिक्शन है, बहुत लोग कहते हैं फेल हो गया, है ना? बट आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं जो कि कंटेम्पररी रिलेवेंस ऑफ कार्ल मार्क्स को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाती है, सॉरी मैम। ठीक है, ओके। सो पहला इनका जो प्रेडिक्शन था वो ये था कि जो इनकम गैप है बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड वर्कर, ये बढ़ेगा, एंड मोर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर जो है वो फोर्स डाउन करेंगे इनटू द प्रोलेटेरिएट, एंड जो फ्यू रिच कैपिटलिस्ट है ना, उन्हीं के हाथ में सारी प्रॉपर्टी और जो है कैपिटल रह जाएगी, एंड जो मास ऑफ द पुअर वर्कर्स है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करेंगे, मतलब इन क्वांटिटी, राइट? वर्क सेकंड इनका प्रोडिक्शन था, जो वर्कर्स की वेजेस है, ये शॉर्ट लिव्ड एक्सपेक्टेशंस के बेसिस रहेगी एंड वुड रिमेन एट द सब्सिस्टेंस लेवल, यानी कि सिर्फ खाओ पियो और खत्म करो, अगले दिन वापस आ जाओ उस पे। थर्ड, इन्होंने कहा कि जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वुड फॉल कंटिन्यूअसली, ये आगे जाकर के रेट ऑफ प्रॉफिट कम हो जाएगी, एंड कैपिटलिज्म वुड कोलैप्स बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन। एंड फिफ्थ बात करते हैं, प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन आएगा वुड अकर इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियली एडवांस्ड कंट्रीज। तो ये इनकी कुछ थिंकिंग थी, एंड तभी तो एंड ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉरी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड एंड ऑफ हिस्ट्री। रिमेंबर किसने लिखा था? फ्रांसिस फुकुयामा, है ना? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन किसने लिखा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आप। ये कहते हैं कि भाई कम्युनिज्म फेल हो गया, कार्ल मार्क्स की जो ये भविष्यवाणियां थी, इनके जो प्रेडिक्शन थे वो खत्म हो गए। वो क्यों हो गए? बिकॉज ऑफ कि भाई कैपिटलिज्म तो अच्छे से प्रोस्पर कर रहा है ना? अब इसका क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट हो सकता है, जो कि बहुत से पॉलिटिकल फिलोसोफर्स ने दिए हैं सर में, काउंटर आर्ग्यूमेंट जो कि प्रो मार्क्सिस्ट हैं, उन्होंने भी दिए हैं। ऑलराइट, अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से कि कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपका सारा कवर करवा चुका हूं मैं। इसके बाहर कुछ नहीं आ सकता। इसके सारे सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं, इनकी बायोग्राफी से लेकर के इनके सारे कॉन्सेप्ट, समझ के इनके सारे आइडियाज हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। बट बट जस्ट फॉर यू, ओनली फॉर यू गाइस, अगर आप चाहेंगे तो मैं एक वीडियो लेकर के आ सकता हूं, जहां पर हम जानेंगे कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव, कार्ल मार्क्स के थॉट्स ऑन इंडिया, ऑन एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, विमेन, जेंडर क्वेश्चन। उसके अलावा कार्ल मार्क्स के अंदर क्या त्रुटियां हैं उनकी थ्योरी ऑफ स्टेट में, है ना? रशियन रेवोल्यूशन, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, सिविल वॉर, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम। कार्ल मार्क्स बड़ी हस्ती है भैया, बहुत बड़ी चीज है। अगर आप सोच रहे हो एक दो घंटे में कोई इसको समराइज करके लेकर के आ जाएगा, तो वो बहुत गलत सोच है आपकी। बट
एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत बढ़िया हो गया भाई आपके लिए। एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से एक भी चीज छोड़ी नहीं, ज्यादा ही पढ़ ली होगी, मोर देन इनफ है ना? तो ये दो जो वीडियोस हैं, ये आपको देखनी है एग्जामिनेशन में एंटर करने के पहले, समझ गए? इसी को बार बार देखो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो इससे, है ना? एंड इसका पीडीएफ आपको कहां पर मिल जाएगा? आईएएस मैथन के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में एंड चैनल में भी। ऑल राइट, तो इसी के साथ घोषणा करते हैं समाप्ति की कार्ल मार्क्स की। बड़े ही दिग्गज एंड बड़े ही खतरनाक रेवोल्यूशनरी थिंकर हुए कार्ल मार्क्स। अगर इनसे इसके अलावा और कोई भी डाउट हो ना, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ऑल राइट, ये तो आपको पता ही है। सो आई जस्ट हैव वन रिक्वेस्ट कि भाई इसको जो है फैलाओ जितना हो सके, एंड स्प्रेड करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। एंड सर मैम, मिलता हूँ अगले लेसन में, एंड कुछ नए पॉलिटिकल फिलोसोफर को लेकर के आएंगे जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जब तक के लिए आपको क्या करना है, यू रिमेंबर, यू हैव टू स्टे ट्यून, यू हैव टू वर्क हार्ड एंड कीप रिवाइजिंग। एग्जामिनेशन आने वाला है सर मैम, राइट? ओके, सो स्टे ट्यून एंड हैव अ वेरी नाइस डे।